मुझे क्यों एक साइंटिस्ट को कंसल्ट करना पड़ रहा है आज? मतलब आप क्यों स्किन की ऐसी तैसी कर रहे हो? तो बुरा मत मानना, पहले आपके किसी शो में आए होंगे कोई, दैट पर्सन सेड कि इट इज़ वेरी रॉन्ग। हम लोग सारे पैतरे आजमा लेंगे लेकिन जो साइंस है उसको फॉलो कभी नहीं करेंगे। आयुर्वेदा का यही प्रॉब्लम है कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुई है। जो इम्प्योरिटीज़ उसमें हैं, आइस रोलर्स, अरे उससे ज़्यादा बकवास मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। जैसे चारकोल के मास्क आते हैं, इतना ड्राइंग होता है चारकोल, स्किन बैरियर डैमेज। चेन्नई गया था, बैंगलोर गया था, मुंबई गया था। यहाँ की हवा में ही लगता है कि यार मेरी स्किन डार्क सी लगने लगती है, क्योंकि इतना ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, इतना ऑयलीनेस होने लग जाता है, तो उस पर एक्ने कॉजिंग जो बैक्टीरिया है, फंगस है, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रेंड चला फेस आइसिंग का, आप पानी इकट्ठा करते हैं और ऐसे करते हैं, इससे आपकी स्किन सेंसिटाइज हो सकती है और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इचिंग सब हो सकती है। कितनी लड़कियों ने तो आलिया भट्ट को देख के वो दैट इज द प्रॉब्लम। ये जो आधी नॉलेज है ना, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है जो सेलिब्रिटीज के पास है। फेस वॉश भी सोप से ही करता हूँ। अरे यार, सोप से? कौन सा सोप? डव वाला जो होता है। डव? हम लोग तो कोरियन सनस्क्रीन के लिए पागल हैं, फेल हो जाती है वहाँ टेस्ट में। अच्छा। हाँ, यूएस एफडीए में बहुत सारी कोरियन सनस्क्रीन है वो फेल हो गई हैं कि ये एसेंशियल ऑयल लगा लो, वो लगा लो, ये लगा लो। बर्गमोट ऑयल एक था। हाँ। आपकी स्किन को खराब करता है। कैसे? ये फोटोटॉक्सिसिटी करता है। तो इंडियंस का तो मतलब कोई हिसाब नहीं है ऐसी तैसी मारने में इसका। कभी डॉक्टर को देखा बोले वो एलोवेरा लगा लो? कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसमें आपकी स्किन बैरियर बहुत ही हाईली डैमेज होता है। आपने टर्मरिक बोला, हल्दी भी अगेन केस भी हुआ था कि हल्दी से किसी को स्किन एलर्जी हो गई थी, वो शादी का ही कुछ था। ओह। सन की वजह से, यूवी की वजह से सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं स्किन। सन में जा ही नहीं रहे तब भी लगानी है? रोशनी तो आती है घरों में, तो यूवी वाई विंडो, वाई मिरर, वाई दरवाजा सब आ सकता है। एक्ने के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, रेटिनॉइन करते हैं। लोग चाहते हैं कि बियर्ड आए। बहुत सारे लड़के हैं उनकी पूरी बियर्ड नहीं आती है। ब्लैकहेड्स का सबसे अच्छा तरीका है 2% सैलिसिलिक एसिड। वॉश वगैरह करते हो फेस तो उसमें निकल जाता है बाहर आराम। इजीली निकल जाएगा, शेड अवे हो जाएगा। हाँ। एड्स में दिखाया जाता है कि एक फेयर एड्स की क्रीम आती है, वो रोज लगा लो ऐसे करके। नहीं यार, कैफीन का बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा बेटर कर देती है वहाँ पे। कहाँ डलता है? ब्रेस्ट एनहांसमेंट के लिए होता है, बटक्स के लिए होता है। यहाँ फिलर्स डलते हैं। मान ली किसी गड्ढे हो गए, मैंने बोला ना फैट पैड्स होते हैं, पीछे चला, तो वो फिलर्स से उसे थोड़ा सा फिल कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपके रिंकल्स होते हैं। अच्छा, रिंकल्स भी छुपाई जा सकती हैं? तो क्या करते हैं, जैसे ही आपने बोटॉक्स लगाया वो मसल को रिलैक्स कर देगा, और रिलैक्स कर देगा तो ऐसा हो जाएगा मसल। फिर कई होते हैं ना सेलिब्रिटी, वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाते, तो उनका एकदम ऐसा पोकर फेस हो जाता है। किसी किसी के लिप्स में उसको थोड़ा प्लम्प इफेक्ट चाहिए, तो वो थोड़ा सा लिप फिलर्स डलवाते हैं। किसी को जॉ लाइन सही कराना है वो करवाते हैं। नोज में भी कुछ? अगर आपको परफेक्ट शेप चाहिए एकदम वो पॉइंटी टाइप, जो मेडिकल साइंस है उसमें स्किन के जो कैंसर, जो स्किन के जो इश्यूज है ना, सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो सन एक्सपोजर होता है। कैंसर और लड़कियां बहुत ओवर स्किन केयर भी करती हैं, उससे भी प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़्यादा एक्टिव्स लगा रहे हो, एक के ऊपर एक लेयरिंग कर रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। लड़कियां बोलती है कि मैं इतना स्किन केयर करती हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड है उसको तो कुछ होता ही नहीं है, वो खाली मुंह धोता है पानी से। बट आप बता दो कि स्किन किसकी अच्छी है? लड़कों की स्किन थोड़ी। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच वो हैं जो उन्हें सिखाते हैं जिनसे हम सीखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फार्माकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर राहुल चौधरी की, जिन्होंने आज हमारे बीच वो राज खोले जो डॉक्टर्स से लेके आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स तक नहीं बता पाते। जानेंगे सब, पर पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्कार। कैसे राहुल? बस बढ़िया, आप कैसे? आपको राहुल बुला सकता हूँ? हाँ। ठीक है। मैंने क्योंकि बहुत पॉडकास्ट किए हैं आयुर्वेदा के अराउंड, या फिर थोड़ा होम्योपैथी के अराउंड, थोड़ा अपनी नेचुरल उसके अराउंड, और वहाँ से मैं बहुत चीज़ सीख चुका हूँ। मैंने सीख लिया कि अगर मेरे को दिक्कत आ रही है, मैं जाऊँगा, एलोवेरा तोड़ूंगा, जेल निकालूंगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा और रात को लगा के सो जाऊँगा, सुबह वॉश करूँगा, बढ़िया हो जाएगा। मुझे पता है अगर मेरे पिंपल हो गया तो मैं तुलसी को थोड़ा रस निकाल के ऐसे लगाऊंगा और वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। मुझे पता है वही तुलसी का मैं रस पी लूँगा तो अगेन मेरी स्किन के लिए अच्छा होगा। मुझे पता है डार्क सर्कल ऐसी कुछ कंप्लेंट आ रही है, मैं खीरा वीरा लगा के ऐसे कुछ लगा के अगेन लाई डाउन करूँगा। मुझे पता है हल्दी भी कई जगह बेनिफिशियल है। मुझे पता है आंवले के कुछ यूज़ हैं, इसके कुछ यूज़ केस हैं, उसके यूज़ केस हैं। क्या ये सब सही नहीं है? क्या यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं? मुझे क्यों एक साइंटिस्ट को कंसल्ट करना पड़ रहा है आज फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो, जो रियल साइंस है वो तो साइंटिस्ट ही बता सकता है आपको, ठीक है। साइंटिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्चुअल साइंस पता चलेगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि पहले भी जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हर कंट्री का एक बुक होती है, जैसे बाइबल बोलते हैं हम लोग, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इंडिया की भी होगी? हाँ, वो इंडिया की है, वो इंडियन फार्माकोपी, जिसमें हर एक इंग्रेडिएंट का
लिखा होगा कि उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे की जाए, उसका प्योरेस्ट फॉर्म कितना होना चाहिए, उसमें इम्प्योरिटीज़ का लेवल कितना होना चाहिए, वो पूरा एसेज और पूरा प्रोसीजर उसमें लिखा होता है। तो कोई भी केमिकल जब आप उसको फॉलो करके बनाते हो तो आपका जो केमिकल है वो हाईएस्ट प्योरिटी ग्रेड का होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, और आप उसे बोल सकते हो फॉर एग्जांपल मैंने नाइसिनामाइड बनाया है तो नाइसिनामाइड आईपी, यानी कि आईपी ग्रेड का है ये, ठीक है, दैट इज़ द हाईएस्ट प्योरिटी ग्रेड। ठीक है, तो जो भी केमिकल जो भी इंग्रेडिएंट इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में माना जाता है। उसके नीचे फिर बाकी सब स्टैंडर्ड्स आते हैं, कॉस्मेटिक ग्रेड, फूड ग्रेड और ये सब, वो थोड़े लो स्टैंडर्ड्स के होते हैं। अब जहाँ तक आयुर्वेदा की बात है वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती है, दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई हैव। मतलब मैं भी एलोवेरा काट के लगा रहा हूँ, कोई और भी लगा रहा है, तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि एलोवेरा आप सीधा जब काट के निकाल के लगा रहे हो उसका जेल, तो उसमें कोई मतलब हिसाब नहीं कि कितना परसेंटेज इम्प्योरिटीज़ है और कितना परसेंटेज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मिक्स है। उसमें हो सकती है इम्प्योरिटीज? क्यों नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल होंगी भाई। आप एक तो जहाँ आप उगा रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे एलोवेरा मैंने हिमाचल में उगाई, फिर एलोवेरा मैंने तमिलनाडु में उगाई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो कंपाउंड्स के अंदर होगी वो सेम थोड़ी ना होगी, करेक्ट, ऊपर नीचे पक्का होगा, तो वेरिएशन तो रहती है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ पैरासीटामोल का। ठीक है, पैरासीटामोल की जो टैबलेट्स आती हैं उसमें अमाउंट लिखा होता है ना पीछे, करेक्ट, कितना होता है 500 mg 650। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 500 बोला तो उसके अंदर 700 होगा एक्टिव, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। चाहे आप तमिलनाडु में खाओ चाहे वो हिमाचल में खाओ, हाँ, आप किसी को भी दोगे वो एफिकेसी देगी, बिकॉज उसके पीछे बहुत भारी रिसर्च हो चुकी है कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये मैक्सिमम पॉपुलेशन को बेनिफिट देता है विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स। प्लस किसी किसी को वो इरिटेट कर सकती है, आपको इरिटेट नहीं करती इसलिए आप लगाते हो, पर मेरे घर में 2 लोग हैं उनको इरिटेशन होती है एलोवेरा से, क्योंकि मे भी उसमें कुछ ऐसा कंपाउंड है जो इनकी स्किन को इरिटेट कर रहा है जो आपकी स्किन को नहीं कर रहा। तो स्किन वाइज भी देखेंगे, देन एलोवेरा की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। हाँ, आयुर्वेदा का यही प्रॉब्लम है कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुई है। जो इम्प्योरिटीज़ उसमें हैं वो ऐसा नहीं कि सबको इरिटेट करेगी स्किन को, लेकिन बहुत लोगों को इरिटेशन दे भी सकता है, बहुत लोगों को नहीं देगा। ये कितना वर्स जा सकता है अगर कोई एलोवेरा लगाए, मतलब कितना गलत हो सकता है? आप देखिए, मान लीजिए किसी की स्किन सेंसिटिव है बहुत, ठीक है, स्किन बैरियर जो आउटर मोस्ट आपका स्किन का लेयर होता है, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं उसे, अगर वो डैमेज्ड है, ठीक है, उस पर आपने कोई भी ऐसी वैसी चीज़ लगा दी, द चांसेस ऑफ गेटिंग इरिटेशन इज़ वेरी हाई। ठीक है, बोलना बहुत आसान है कि एलोवेरा लगा लो, हो सकता है आपको ना हो, लेकिन चांसेस हाई होंगे क्योंकि आपकी स्किन बैरियर डैमेज है। अब मान लीजिए किसी को रोसेशिया है या सोरियासिस है, ये तो स्किन कंडीशंस होती है, कभी डॉक्टर को देखा बोले हुए कि रोसेशियस और सोरियासिस में एलोवेरा लगा लो, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसमें आपकी स्किन बैरियर बहुत ही हाईली डैमेज होता है। और उसमें आप अगर ऐसे अनस्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स लगाओगे तो उनकी इम्प्योरिटीज़ क्योंकि डैमेज है अंदर डीप जा सकती है, आपको इरिटेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स द मेन थिंग। मैक्सिमम लोगों की तो सेंसिटिव ही होती है इंडिया में। हम कोई स्किन टेस्ट भी होता है क्या, मतलब मैं पता कर सकता हूँ कि मेरी स्किन कैसी है या प्रॉपर्टीज? स्किन टेस्ट होते हैं, वो तो आपको क्लिनिक्स में जाके कराने पड़ेंगे, खुद तो स्किन टेस्ट हम कर नहीं सकते। बट द थिंग इज़ कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का सेंसिटिव स्किन होने का बहुत हाई चांस है। उसका रीज़न है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डू नॉट डू स्किन केयर। ठीक है, अब स्किन केयर का मतलब ये नहीं मैं हाई फंडो स्किन केयर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल स्किन केयर कि आप एक जेंटल क्लेंजर लगाओ, एक अच्छा नरिशिंग लाइट वेट मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप लगाओ, और एक अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। उतना भी नहीं करते हम। और होता क्या है कि जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है, जो मैंने बोला ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, प्लस हम सन एक्सपोजर में जा रहे हैं, यूवी डैमेज हो रहा है, तो स्किन तो सेंसिटिव होने का मतलब बहुत हाई चांस है हमारा। आपने टर्मरिक भी बोला, हल्दी भी अगेन लोगों को लगता है हमारे रिचुअल्स में जुड़ी हुई है। हम इवन एक दूल्हे को मतलब 8 घंटे पहले हल्दी लगाई जाती है कि वो और चमके। हल्दी से क्या कमी है, हल्दी में क्या गलत हो सकता है? गलत कुछ नहीं है, द सेम थिंग हैपन्स कि अभी कुछ टाइम पहले कुछ केस भी हुआ था कि हल्दी से किसी को स्किन एलर्जी हो गई थी। हल्दी से? अच्छा, ठीक है, वो शादी का ही कुछ था। ओह, हल्दी से हो सकता है बिकॉज एज आई सेड इट्स नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत लोगों में अच्छे होते हैं, कुछ लोगों में वो इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज उसके अंदर के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का जो परसेंटेज है और जो इंग्रेडिएंट्स जो इरिटेशन कर सकते हैं उसका परसेंटेज कितना है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन हुई नहीं है। आप समझ रहे हो? हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नॉट एवरीवन नोज एवरीथिंग। मुझे भी सब चीज़ें नहीं पता होंगी एज एन एक्सपर्ट। ठीक है, तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि ये लगाओ सबका ठीक होगा, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और यही साइंस में हमें सिखाया जाता है एज अ साइंटिस्ट। ठीक
ठीक है, बहुत सारे रिबटल होते हैं। हम जब हमारा ग्रुप बैठता था, हमारे ओपिनियंस को दूसरे साइंटिस्ट चैलेंज करते थे, तो मज़ा आता था। कोई इसीलिए साइंस में बार बार खोज क्यों होती है? बिकॉज एक को गलत प्रूफ करने में दूसरा लगा रहता है, दैट्स द थिंग। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। एलोवेरा कई लोगों को काम करता है, कई लोगों के लिए काम नहीं भी करता है। तो ये बोलना कि सबको लगा लो, फिर किसी को इरिटेशन हो जाए, फिर क्या करोगे? हम एक जेनरिक नहीं बोल सकते ना, जेनरिक नहीं बोलना चाहिए आपको। ठीक है, आप साइंटिफिक रहो, बट डू नॉट बिकम जेनरिक। ऐसे कुछ पैचेस से भी आते हैं अक्सर मिनीस या छोटे मोटे स्टोर से मिल जाते हैं, ब्लैक कलर के, ब्लैकहेड्स हटाने वाले। ब्लैकहेड्स हटाने वाले वो तो बहुत इजीली मिलते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं। हाँ, वो भी खराब है। मैं बोल तो रहा हूँ उसमें क्या अच्छे से निकाल रहे हैं। अब आप देखो, आप वो स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, आप कोई चीज़ जो है आप अपनी स्किन पे लगा रहे हो और उसको खींच रहे हो आप, वो ड्राई कर रही है आपकी स्किन को, प्लस वो खींच भी रहे हो आप। आपकी स्किन को क्यों टॉर्चर दे रहे हो? आप सोचो, आपकी स्किन ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। हम लोगों इंडियंस का तो मतलब कोई हिसाब नहीं है ऐसी तैसी मारने में इसका। ठीक है, हम लोग सारे पैतरे आजमा लेंगे, लेकिन जो साइंस है उसको फॉलो कभी नहीं करेंगे और वही करना चाहिए। वही, हाँ। अब क्या, वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। भाई आया, अच्छा ये लगाया, ऐसा किया, और वो दिखता भी ना निकला हुआ, तो लोगों को सेटिस्फेक्शन होती है। चारकोल के, जैसे चारकोल के मास्क आते हैं, चारकोल के मास्क आते हैं, मतलब आप इतना ड्राइंग होता है चारकोल, आपकी स्किन को इतना ड्राई कर सकता है, स्किन बैरियर डैमेज। मैं हमेशा कहता हूँ, जिसकी स्किन सेंसिटिव है या स्किन बैरियर डैमेज है, उसको तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। राहुल, इतनी ओपनली फिर मतलब एड्स में आ रहा है, पूरा चारकोल मास्क आ रहा है। अब लड़कों के लिए तो चारकोल ही बचा है, लड़कों की स्किन को तो ना रोड समझ रखा है। उसे तो ऐसे हम मर्दाना करके कि यार तुम तो चारकोल लगाओ, मिट्टी लगाओ। तो वो सब, ये जितना भी चारकोल मास्क है या आपके जो ये स्ट्रिप्स होते हैं, नो स्ट्रिप्स फॉर ब्लैकहेड्स, ये बिल्कुल भी सही नहीं होते, स्किन को डैमेज कर सकते हैं, ये ड्राई कर सकते हैं। हाँ, हमेशा सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन ना लगाने से ऑक्सीडेशन होता है, ब्लैकहेड्स दिखते हैं। लड़के की थोड़ी लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे लड़के सनस्क्रीन? भाई आपकी स्किन क्या है, लोहे की बनी है। यूवी आपको डैमेज नहीं करेगा आपकी स्किन को। ये क्या बात हुई? लगाना चाहिए, स्किन केयर ज़रूरी है भाई। सनस्क्रीन सबको लगाना चाहिए। सनस्क्रीन, सन की वजह से, यूवी की वजह से सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं स्किन में। जब सन में जा ही नहीं रहे तब भी लगानी है यार? सन में, अच्छा जैसे यहाँ तो हम रूम में बैठे हैं, यहाँ तो बिल्कुल भी सनलाइट का कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ विंडो होती है ना, विंडो से सनलाइट आ रही है, आपको डायरेक्ट धूप नहीं आ रही, बट सनलाइट तो आ रही है ना, सनलाइट की वजह से पूरा रोशनी है। आप विजिबल लाइट देख सकते हो, आप यूवी नहीं देख सकते, आपकी आइज यूवी नहीं देख सकते। तो यूवी वाई विंडो, वाई मिरर, वाई दरवाज़ा सब आ सकता है, तो यूवी ही डैमेज करता है। सनलाइट पर से डैमेज नहीं करता आपकी स्किन को, यूवी डैमेज करता है, और वो आ सकता है और वो ट्रैवल कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, हाँ। मुझे ऐसे ही लगता था कि अगर मुझे कहीं जाना ही नहीं है, आज मेरा प्लान ही नहीं है, मैं इतना वो हो गया था सचेत कि ठीक है मुझे कहीं जाना है तो सनस्क्रीन लगा लेता था। इवन ड्राइव कर रहा हूँ तो लगा के चले जाऊँगा। बट अगर मैं घर ही रुकता था तो मैं नहीं लगाता था। डिपेंड करता है, घर में सब कुछ बंद है, कोई शीशा नहीं, दरवाजा है, तो रोशनी तो आती है घरों में, तो ऑफकोर्स ही बात है, तो वो आएगा, यूवी आएगा, तब भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अब कितना लगा पाता आदमी वो एक अलग बात है, लगाना चाहिए, बिकॉज यूवी तो ट्रैवल करती है। एंड व्हाई इज इट सो? जैसे जब मैं अभी हाल ही में चेन्नई गया था, बैंगलोर गया था, मुंबई गया था, मुझे यहाँ की हवा में ही लगता है कि यार मेरी स्किन डार्क सी लगने लगती जाती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, अच्छा आपने सवाल पूछा। जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूटेंट्स, वो भी आपकी स्किन बैरियर को डैमेज करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका, जो आपकी स्किन में जो इश्यूज़ होते हैं ना, उसमें पोल्यूशन का भी बहुत रोल है। जैसे आप कभी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे, वहाँ का एयर इंडेक्स बहुत साफ़ होता है, ठीक है, तो वहाँ आपको लगेगा यार मेरा स्किन थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, इंडिया आके पता नहीं मैं कैसे ये अजीब सा हो जाता है पूरा। तो पोल्यूशन की वजह से, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, गर्मी है, ठीक है। ह्यूमिडिटी भी स्किन के लिए ख़राब है? ह्यूमिडिटी की वजह से एक एनवायरनमेंट बन जाता है बैक्टीरिया को ग्रो होने का, या फिर फंगस को ग्रो होने का आपकी स्किन पे। मुझे मुंबई में बड़ी हैवी सी एयर फील होती है ऐसे जब मैं जाता हूँ। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना। हाँ। मुंबई में हो गया आपका, चेन्नई में हो गया, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट है वहाँ, तो वहाँ आपके ऑयली एक्ने प्रोन स्किन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इतना ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, इतना ऑयलीनेस होने लग जाता है, तो उस पर एक्ने कॉजिंग जो बैक्टीरिया है और जो ये फंगस है, जो आपका ये एक फंगल एक्ने जिसे मलासीजिया फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, ये कॉज करने वाले जो है ये ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो जाता है। अगेन क्रिस्टल से बने होते हैं, रोलर वो यूज़ करते हैं अक्सर। अगेन स्पाइक्स होते हैं उसमें, स्पाइक्स नहीं होते, वो बिल्कुल क्रिस्टल वाले होते हैं, स्मूथ होते हैं, ठंडे ठंडे होते हैं। अच्छा, आइस रोलर्स। अरे yes. उससे ज़्यादा बकवास मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। उसमें क्या नेगेटिव हो सकता है? वो क्यों लगाते हो, पहले मुझे तो ये समझा दो, लगाते क्यों हो? मुझे तो नहीं पता, मतलब नहीं, अल्लाह आपने देखा होगा क्यों लगाते हैं। मेरी फ्रेंड ने तो बोला था कि भैया कूलिंग इफेक्ट आता है तो स्किन ग्लो करती है। तो क्या उसमें ठंडा होता है? बिकॉज मैंने कभी पर्सनली यूज़ नहीं किया, तो मुझे तो उसका साइंस ठंडा तो नहीं होता, बट हाँ टच करते ही थोड़ा ठंडा फील होता है, जैसे क्रिस्टल होते हैं तो वो ठंडे फील होते हैं। देखो,
एक ये जैसे फेस आइसिंग हो गया एक, हाँ। है ना, ये हो गया, या फिर आपका जो आप भी बोल रहे हो कि जो ठंडा करता है जो भी है। देखो साइंटिफिकली स्पीकिंग जब आप कोई ठंडी चीज़ स्किन पे लगाते हो तो उससे फ़र्क पड़ता है ऑन पफीनेस। अगर आपकी स्किन थोड़ा पफीनेस हो गई है, थोड़ा सा ना ये जो थकान हो रखी है, अच्छा। थोड़ा सा रेडनेस हो रखी है, थोड़ा पफीनेस हो रखी है, तो उसको वो कम करता है, बट वो बहुत टेम्प्रेरी होता है। कोई रिसर्च आज तक ऐसी नहीं हुई है जिसमें ये दिखाया गया हो कि जो फेस आइसिंग या जो फेस रोलर्स जो ये ठंडा ठंडा करते हैं इससे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट आया कि कोलेजन बिल्डअप हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट कितनी लड़कियों ने तो आलिया भट्ट को देख के वो दैट इज द प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रॉब्लम इन इंडिया कि आप रिसर्च। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 टाइप के लोग मुझे अच्छे लगते हैं, या तो जिसको कुछ नहीं आता या जिसको सब कुछ आता है। ये जो आधी नॉलेज है ना, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है जो सेलिब्रिटीज के पास है। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके पास इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना। आप रिस्पॉन्सिबल बनो थोड़े से। आप एक ट्रेंड चला फेस आइसिंग का, स्लगिंग का, जो भी है ये, तो फेस आइसिंग का ट्रेंड चला तो इन्होंने भी कर दिया सेलिब्रिटीज़ ने, और लोग आँख बंद करके करना शुरू कर दिया। मैं वही बता रहा हूँ कि फेस आइसिंग से आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं होता है। कोई साइंस का ऐसा पेपर नहीं जो ये बता दे अभी तक तो नहीं है, इतना मुझे नॉलेज है कि लॉन्ग टर्म कोई उसका इफेक्ट होता है। और इसका प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन का मेरे हिसाब से सेंसिटिव स्किन कहीं ना कहीं है, ठीक है। हाँ। तो अब जिसका सेंसिटिव स्किन या स्किन बैरियर डैमेज है वो रोज़ फेस आइसिंग कर रहा है। कुछ लोग तो डायरेक्टली आइस फेस पे लगाते हैं, एक होता है वो डिप करते हैं, कुछ तो ठंडा वो बर्फ़ वाला हाँ पानी इकट्ठा करते हैं, और एक डायरेक्टली भी आइस लगाते हैं। ये सही नहीं होता है, इससे आपकी स्किन सेंसिटाइज हो सकती है और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इचिंग सब हो सकती है इससे। अरे बाप, ठीक है, क्योंकि स्किन जो है ना उसे होम्योस्टेसिस में रहना पसंद है, बैलेंस में रहना पसंद है। एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट, दोनों चीज़ों में इसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट रोज़ दे रहे हो, उसको डुबा दे रहे हो अपना बर्फ़ में, फिर बर्फ़ लगा दे रहे हो, तो उससे आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी। तो ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप इसे कंट्रोल्ड मैनर में कर सकते हो और आपकी स्किन बैरियर अच्छी है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज अगर आपको कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है, जैसे रोसेशिया हो गया, सोरियासिस हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी डर्मेट को देखा है बोलते हो रोसेशिया सोरियासिस वाले को कि आइसिंग कर ले? नहीं, उन्हें तो बहुत सेंसिटिव, क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्किन होती है ना, ये सब नहीं चलता उन चीज़ों में। तो ये हर किसी को नहीं करना चाहिए। भाई करते ही क्यों है मुझे वो भी नहीं पता, बट हर किसी को तो नहीं करना चाहिए जिनकी स्किन सेंसिटिव है या कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। उन्हें वो बेसिक्स से स्टिक होना चाहिए। अच्छा मॉइस्चराइजर, और जो डर्मेट ने आपको बोला वो लगाओ भाई, क्यों ये सब में पढ़ना है? स्किन को शॉक नहीं देना चाहिए, बिल्कुल शॉक नहीं देना चाहिए। क्यों शॉक देना है? और जो अच्छा मुझे नहीं पता, आइस बाथ जो पूरा होता है वो भी इन अ वे, आइस बाथ का एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, आप आइस बाथ जो ले रहे हो और जो फेस आइसिंग कर रहे हो, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आइस बाथ आपको ऑफकोर्स ही बात है टेम्प्रेरी रिलैक्सेशन देता है, बट आइस बाथ आप वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो अच्छा वर्कआउट तगड़ा वाला करते हैं। हम ऐसा क्या ही कर रहे हैं पूरे दिन में कि हमें आइस बाथ की ज़रूरत हो जा रही है, मुझे बताओ। है ना, आप वर्कआउट कर रहे हो, बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हो, राइट? तो आपकी मसल्स वगैरह पूरा जितना भी पेन, इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है, तो जब आप आइस बाथ करते हो तो बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लेती है, काम कर देती है। ठीक है, उसके लिए आइस बाथ लिया जाता है। बट उसका ये नहीं कि हर कोई आइस बात कर रहा है, पूरा दिन बैठ के खाली कंप्यूटर में काम कर रहे हैं फिर आइस बात कर लिया, वो कोई लॉजिक नहीं है उसका। बट वो एक अलग चीज़ है, फेस आइसिंग। सिमिलरली हॉट वाटर से भी बहुत लोग, हॉट वाटर तो यूज़ नहीं करना चाहिए, हॉट वाटर से नहीं करना चाहिए, स्किन के लिए बेकार है हॉट वाटर। हाँ, हॉट वाटर से क्यों करना है? तो हॉट वाटर देखो, अब थोड़ा बहुत ल्यूक वार्म अप करो, क्योंकि अब हर कोई तो गांव वालों की तरह नहीं नहा सकता, लेकिन ल्यूक वार्म तक ठीक है, बट एकदम गरम पानी से नहाना नहीं चाहिए। वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, ड्राई कर सकता है, आपकी स्किन की जो गुड बैक्टीरिया है उसे खराब कर सकता है, स्काल्प को भी बेकार करता है ना। हाँ, अरे आपका जो ऑयल है, अब जो सीबम जो है, अगर नॉर्मल सीबम प्रोडक्शन हो रहा है तो वो स्किन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपका ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को कम करता है। ठीक है, जो आपकी स्किन के अंदर पानी है उसको बाहर निकलने नहीं देता है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स वो जब ज़्यादा होने लग जाता है तो एक्ने वगैरह वो इशू है, लेकिन वो जो शरीर के जो ऑयल्स निकल रहे हैं पोर्स से वो अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए। अब आप गर्म पानी लगा के आपने बिल्कुल मतलब इतना चमड़ी एकदम जैसे आवाज़ नहीं आती बर्तन में से, वैसे कर देते हैं, वो ठीक नहीं होता, स्किन को बहुत ड्राई कर देता है और आपकी स्किन को डैमेज करते हैं ये सब चीज़ें। सोप हो गया, हॉट वाटर हो गया, ये सब चीज़ें। कोरियन चीज़ें भी जो फॉलो कर रहे हैं अब हम, जैसे राइस वाटर अगेन, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों वो अच्छा है?
देखो कोरियन स्किन केयर ना अच्छा है, नो डाउट इन दैट। राइस वाटर अच्छा है, कैसे करते हैं मुझे सिखाई तो थोड़ा। मैंने कभी नहीं किया ऐसा नहीं बट प्रोडक्ट्स आते हैं इसके। हाँ। कोरियन प्रोडक्ट्स आते हैं मॉइस्चराइज, एक्चुअली कोरियन का जो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है बेसिकली, जो मतलब इंडिया में बेसिकली, ठीक है, बाहर भी फेमस है, लेकिन अब जैसे मैंने बोला यूएस एफडीए में बहुत सारे कोरियन सनस्क्रीन दे आर बैंड, मतलब उनको अपना दोबारा से रीफॉर्मुलेट करके करना पड़ेगा अगर पास करने हैं टेस्ट। बट द थिंग इज़ कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स कोरियन स्किन केयर अच्छी होती है, नो डाउट इन दैट, बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि उनका जो मेन पूरा फोकस होता है ना कोरियन स्किन केयर का, इट इज़ ऑन बैरियर, बैरियर को स्ट्रॉन्ग करते रहना। बैरियर, हाँ, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स, स्नेल म्यूसिन बहुत फेमस है कोरियन। अच्छा, हाँ आपने सुना हाँ, होगा, ये थोड़ा हाँ स्नेल म्यूसिन हो गया, रील्स के थ्रू सुना। हाँ, उनके भी सेरामाइड्स मॉइस्चराइज़र बहुत फेमस है। राइस वाटर के साथ सेरामाइड का वो कॉम्बिनेशन देते हैं किसी किसी उसमें एक्सट्रैक्ट के साथ। अच्छा। तो उनका मेन सारा फोकस ही होता है कि स्किन को हाइड्रेटेड रखें, नरिश्ड रखें, ताकि स्किन बैरियर स्ट्रांग रहे। उनका सारा फोकस उसी पे है। कॉन्सेप्ट वही बेसिक है, जो बेसिक वही, क्योंकि वही मेन है। हाँ, कोरियन स्किन केयर का सारा कॉन्सेप्ट ही एक हेल्दी स्किन बैरियर को मेंटेन करने पे, ठीक है। और हम वहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि हम सबकी सेंसिटिव होते जाती है। हाँ, हम फेल इसलिए होते हो कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता बैरियर कैसा है, बैरियर का नॉलेज भी किसी को शायद उतना है नहीं, अब तो थोड़ा बहुत हो रहा है, पहले तो इतना भी नहीं था। लेकिन हमें क्या है, एक्ने हो गया, वो कुछ लगा लिया, जैसे आप बोल रहे थे नीम का वो लगा लिया, या फिर एलोवेरा कुछ लगा लिया। बीच में अच्छा ये बहुत चला था आपका, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, वो लगा लेते हैं लोग। हाँ, ऑयल से ड्रॉपर से लगाया, ड्रॉपर से एसेंशियल ऑयल्स लगा लेते हैं। बर्गमोट ऑयल एक था, हाँ, वो एक्ने के लिए बोलते हैं कि बर्गमोट ऑयल बहुत अच्छा होता है, वो सही नहीं है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं जैसे उसमें बहुत सारे डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो इरिटेशन कर सकते हैं। बर्गमोट ऑयल में एक कंपाउंड होता है इसे फ्यूरानोकोमरिन्स बोलते हैं, ओके, है ना, थोड़ा सा लंबा नाम है ये आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देता है सन से, और आपकी स्किन को ख़राब करता है। कैसे? ये फोटोटॉक्सिसिटी करता है। अच्छा। फोटोटॉक्सिसिटी इन द सेंस कि जब आपने ये बर्गमोट ऑयल लगाया तो इसमें जो फ्यूरानोकोमरिन्स हैं ये यूवी को अब्जॉर्ब करके फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स जो हैं आपके डीएनए को, आपके स्किन को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन और ख़राब होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोरियन स्किन केयर इसलिए ज़्यादा मानी जाती है बिकॉज वो ये सब फालतू चीज़ों में नहीं पड़ी हुई है। हाँ। कि ये एसेंशियल ऑयल लगा लो, वो लगा लो, ये लगा लो। उनका मेन फोकस है कि हाइड्रेशन करो, नरिशमेंट करो, स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, और एक अच्छा सनस्क्रीन लगाओ। आप जितने भी उनके फेमस प्रोडक्ट्स हैं आप देखो, या तो वो कोई बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होगा, या हाइड्रेटर होगा, या फिर कोई मेन सनस्क्रीन होगा जो सबसे फेमस है वर्ल्ड में। उनका ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग ही उनका आयुर्वेदिक टाइप का कुछ उनका खुद का कुछ फेमस हो गया। तो वो उनका कॉन्सेप्ट है और उनका हेरिटेज ही वैसा, उनका कल्चर में ही वैसा आ रहा है। हमारे कल्चर में भी बहुत अच्छा है आयुर्वेदा, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम उसे स्टैंडर्डाइज नहीं करते। स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहे। अगर हम उसे स्टैंडर्डाइज करें तो शायद हम भी वर्ल्ड को रूल करें कोरिया की तरह। तो मुझे लगता है मतलब एक तो होता है फेयर गोरा दिखना, दूसरा होता है ग्लो होना। मतलब अभी जैसे हमारे केस में ही शायद, वैसे आप गोरे भी ज़्यादा लग रहे हो मुझे शायद हमारा रंग शायद सेम ही हो, बट आप ग्लो ज़्यादा कर रहे हो। बट मुझे मेरी स्किन कभी ग्लोइंग नहीं लगती। देखो, दो चीज़ें आपने बोली, एक तो आपने बोला गोरापन और एक आपने बोला ग्लोइंग। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट एनीथिंग जो कि आपको गोरापन का प्रॉमिस करती है, ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर स्किन, जो भी हमारा स्किन कलर है। इंडिया में ये जो फैसिनेशन है विद वाइट स्किन, ये मुझे समझ में ना आई है ना आएगी, बिकॉज आई ऑलवेज से कि बाहर की कंट्रीज़ में जो फॉरेनर्स हैं दे ऑलवेज ट्राई टू टैन। हाँ, वो टैन होने आ रहे हैं लेकिन हम लोगों को है कि हमें ये लगा लो, वो लगा लो, वो फलाना हैंडसम क्रीम जो आती है वो लगा लो, ठीक है। हाँ, तो इससे वो और इतना गलत मार्केटिंग करते हैं आपके अंदर, आपको इतना कॉन्शियस कर देते हैं कि आपको अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है। फिर आपको लगता है यार मुझे उसकी तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जो भी आपका स्किन कलर है। हाँ, आप अपने स्किन की कंडीशनिंग को अच्छी कर सकते हो। भाई, आपके स्किन को आप ग्लो कैसे करोगे? एक बहुत ही सिंपल रिजीम है, आपको कोई 10,000 चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज ऑप्ट फॉर ए जेंटल क्लेंजर। ऑप्ट फॉर ए जेंटल क्लेंजर। जेंटल क्लेंजर हमेशा वो जो आपके स्किन के मॉइस्चर को खींचे ना, ये नहीं कोई भी क्लेंजर लगा लिया फिर वो ड्राई कर देगा, ठीक है। सेरम इज़ अ लग्जरी। अगर आपको एंटी एजिंग कोई सीरम लगाना है, एक्ने का लगाना है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज हमेशा अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप एक सेरामाइड मॉइस्चराइज़र जो बैरियर को आपके प्रोटेक्ट करता है, बूस्ट करता है, वो आपको लगाना चाहिए।
और मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगानी चाहिए। ये थोड़ा सा रिजीम फॉलो करो, यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस इन योर स्किन। उसके बाद आपको थोड़ा ग्लो करना है तो देयर आर लॉट ऑफ सीरम्स, जैसे विटामिन सी सीरम हो गया, नायासिनामाइड, वो ऑयलीनेस को कम करता है, ब्राइटनेस बढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, बट आप पहले बेसिक्स तो करो। राहुल, एक और चीज़ जिसके अराउंड इंडियंस थोड़े कंफ्यूज रहते हैं या मतलब थोड़े परेशान होते हैं, अगर कोई भी लेट्स से आपकी बहुत अच्छी स्किन है, अगर मैं आपको थोड़ी देर ऐसे देखूँ ना लगातार तो मुझे फील होगा कि आपके डार्क सर्कल है, ऐसा हो, क्योंकि हल्के तो सभी के होते हैं ना, स्कल तो अंदर ही है वहाँ पे, बट किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं और विजिबली दिखते हैं। अगर आप मैं नोटिस करोगे आपको अभी शायद मेरे में लगेगा कि यार भानु तेरे तो है, तू कम सो रहा है। नींद तो 100% फैक्टर है, तो सबसे पहले तो आप सोना अच्छे से शुरू करो, ठीक है, वो तो अब कब होगा पता नहीं, हमारी एज में तो दूसरा आपका ईटिंग हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप अच्छी डाइट फॉलो करो, बाहर का खाना कम खाओ, ज़्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स होते हैं उनका कंजम्पशन ज़्यादा करो, और साथ ही साथ आपको स्किन केयर करना चाहिए। स्किन केयर में देयर आर मैनी थिंग्स यू कैन डू, जैसे कि आप जो है थोड़ा सा रेटिनॉल लगा सकते हो नाइट ट्रीटमेंट में, ठीक है, बट बी सेफ, डू नॉट अप्लाई वेरी नियर टू दी आई, बिकॉज सेंसिटिव एरिया होता है ये, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो तो आप बहुत ही जेंटल रेटिनॉल, जो बिगिनर फ्रेंडली रेटिनॉल है वो उससे शुरू कर सकते हो आप। विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर पिगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आपका नायासिनामाइड है, जैसे मैंने बोला, वो भी अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अदरवाइज़ इन क्लिनिक प्रोसीजर्स तो होते हैं इसके, जब जिसको बिल्कुल ही मतलब नहीं, मेरे को नहीं ठीक हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो डर्मैट्स का जो इन क्लिनिक प्रोसीजर्स है वो उसमें फिलर्स का यूज़ करते हैं बेसिकली, जैसे यहाँ फिलर्स चलते हैं। हाँ, वो अब मान ले किसी गड्ढे हो गए, मैंने बोला ना फैट पैड्स होते हैं, पीछे वो चले जाते हैं तो गड्ढा जो, तो वो फिलर्स से उसे थोड़ा सा फिल कर देते हैं, तो वो लगता है कि है, मतलब वो ग्रूव नहीं आ रहा ना, तो शेडोइंग इफेक्ट नहीं हो रही, तो डार्क सर्कल्स जैसा नहीं दिख रहा, मतलब जिसका रीज़न सोना है और इन सब से रिलेटेड ना हो, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आपका रीज़न सिर्फ सोने की वजह से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो आप अच्छे से सो, ख़त्म कहानी। बट अगर उस वजह से हो रहे हैं, एजिंग की वजह से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, पैडिंग जा रही है और ग्रूव्स आ रहे हैं, तो यहाँ भी फिलर्स डल सकते हैं। हाँ, फिलर्स क्यों नहीं डलते, फिलर्स डलते हैं। और उसके बाद आपका लेज़र ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, उसमें कोलाजन बिल्डअप होता है। फेयर करता है वो हमारी यहाँ की? नहीं, फेयर नहीं करता वो, मतलब कोलाजन को बिल्ड करता है आपके। अच्छा, हाँ, मतलब कोलाजन बिल्ड करने के लिए किया जाता है। मैंने क्या बोला कि इट हैज़ मैनी रीजंस। अगर पिगमेंटेशन रीज़न है तो आप एंटी पिगमेंटेशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर एजिंग फैक्टर है कोलाजन, वो तो फिलर्स या लेज़र हो गए, ठीक है, या फिर माइक्रो नीडलिंग हो गई, वो सब यूज़ करते हैं ताकि कोलाजन बनना शुरू हो, ठीक है। और अगर स्लीप है और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है तो वो करना होता वैसे ही है। होगा। हाँ, अच्छा, वो सोल्यूशन ये क्या जो अगेन एड्स में दिखाया जाता है कि एक फेयर एड सी क्रीम आती है, वो रोज लगा लो ऐसे करके? नहीं यार, कैफीन का बहुत अच्छा होता है। कैफीन की जो क्रीम्स आती है ना, कैफीन, अच्छा, वो क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा बेटर कर देती है वहाँ पे। कैफीन इज गुड फॉर स्किन ऑल्सो? हाँ, कह सकते हैं, डिपेंडिंग। वो यहाँ पर जो कैफीन आई क्रीम जो आती है ना कैफीन की, अब देखो यार किसने कैसी बनाई है उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। हाँ, ब्रांड, मैं एक इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। कैफीन कोई मुझे बोले कि डॉक्टर राहुल ने बोला था, मैंने इस ब्रांड का लगाया, मुझे तो हुआ नहीं। तो बट कैफीन का ये जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसका कि वो वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, वो मतलब ब्लड फ्लो सर्कुलेशन थोड़ा ठीक कर देगा, जो पूलिंग वगैरह ब्लड की हो रही थी ना यहाँ पे, जिसकी वजह से होता है। तो डिपेंड करता है किस वजह से हो रहा है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है, वैसा ट्रीटमेंट। अच्छा राहुल, एक और चीज़ है, लेटली आई वेंट टू दुबई और वहाँ मुझे फील हुआ कि सबके फिलर्स थोड़े विजिबली बहुत ही बॉडी परफेक्ट, ऐसे बहुत ही फेस परफेक्ट, लिप्स फिलर्स ऐसे बॉडी में भी कराते हैं, सिलिकॉन्स वगैरह, सिलिकॉन्स इम्प्लांट करा लेते हैं। इवन बॉलीवुड में भी बहुत केसेस देखे हमने। होता है। तो सब पूरा हॉलीवुड, बॉलीवुड, फॉरेन, ये अगेन नेचुरल तो है नहीं, यू आर गोइंग अगेंस्ट। आप ही के पॉडकास्ट में किसी ने बोला था कि सिलिकॉन्स आर मेटल्स, क्यों डालना शरीर में? हाँ, बाहर की चीज़ है, एक मेटल का फॉर्म है। हाँ, मेटल, नो इट इज़ नॉट, इट इज़ अ पॉलीमर। अच्छा, इट्स नॉट अ मेटल, ठीक है, वो मेटल नहीं होता। हाँ, आप समझ रहे हो मेरी बात? मेटल इज समथिंग दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। पॉलीमर मतलब आप समझो कि आपने नेकलेस, मोती के नेकलेस होती है ना, उसमें एक एक मोती को हम, अगर आप मोनोमर बोलो और बहुत सारे मोती जब बन जाते तो नेकलेस पॉलीमर हो जाती है। अच्छा, तो एनी सिंगल यूनिट दैट रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो पॉलीमर बनेगा। तो वो पॉलीमर है, क्योंकि एक मोनोमर है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो सिलिकॉन जो है, सिलॉक्सेन्स, उसका वो पॉलीमर होते हैं। अच्छा, और उसमें दो टाइप के सिलिकॉन होते हैं, जो कॉस्मेटिक में सिलिकॉन डालते हैं वो तो चलो बाद में बात करेंगे, और जो सिलिकॉन की जो आप बात कर रहे हो, जो बॉडी इन्हांसमेंट के लिए होते हैं, वो पॉलीमर्स का फॉर्म होता है। इलास्टोमर्स बोलते हैं, थोड़ी इलास्टिक उनकी कैपेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है इनमें थोड़ी सी, उन्हें इलास्टोमर्स बोलते हैं। हाईली रिसर्च्ड है, US FDA ने भी अप्रूवल दे रखी है,
ठीक है, और जो यूरोपियन साइंटिफिक कमेटी है उसने भी अप्रूवल दे रखी है, तो हम कौन है ये बोलने वाले कि वो ख़राब है, जब दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट एजेंसीज, इवन कोरियन सनस्क्रीन फेल हो जाती है वहाँ टेस्ट में। अच्छा, हाँ, यूएस एफडीए में बहुत सारी कोरियन सनस्क्रीन है वो फेल हो गई हैं। हम लोग तो कोरियन सनस्क्रीन के लिए पागल हैं, उनको वो फेल हो गई हैं, तो उनके लिए उन्हें दोबारा से रिफॉर्मुलेट करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे सनस्क्रीन को एज अ ड्रग माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे कॉस्मेटिक माना जाता है। हाँ। और कॉस्मेटिक होने की वजह से बहुत सारी सनस्क्रीन्स को मिल जाता है मौका, एस्केप रूट मिल जाता है। बट वहाँ ड्रग होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, ये करता है, टेस्ट पास करने पड़ेंगे, बहुत सारे फेल होते हैं। तो इतनी स्ट्रिक्ट एजेंसीज ने जब बोला है कि सिलिकॉन इज वन ऑफ द सेफेस्ट चीज़ है सिलिकॉन, क्योंकि ना तो ये रिएक्ट करती है बॉडी के साथ, ठीक है, और ना ही इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट अब तक पेपर्स में आया है, इसलिए तो बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। अगर ये रिएक्ट करती है डालते ही क्यों बॉडी के अंदर? कहाँ कहाँ डलता है? बहुत जगह डलता है। अब जो सिलिकॉन्स के जो वो होते हैं आपका चेस्ट ब्रेस्ट एनहांसमेंट के लिए होता है, बटक्स के लिए होता है। अब देखो ये पर्सनल चॉइस है किसी की, किसी को करवाना है करवा रहा है, मैं उतना ज़्यादा इन चीज़ों में सपोर्टिव नहीं हूँ, बट साइंटिफिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे साइड इफेक्ट नहीं है, बाकी आपका सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है वो कि किसको। अब देखो बाहर की जो मैंने देखा, मैं भी 9-10 साल यूरोप में रहा हूँ, तो वहाँ की जो लोग हैं ना, दे डू नॉट जज अ पर्सन। वो जज नहीं करते आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो। यहाँ तो 10 लोग आपको सोसाइटी में घर में ही जज कर लेते हैं, घर में ही जजमेंट शुरू हो जाती है। वहाँ पे वो लोग जो है दे आर फाइन, उनको खुद ही अपने आप को और ज़्यादा उनको लगता है कि यार मुझे थोड़ा ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो वहाँ ये बहुत नॉर्मल है। फेस पे क्या क्या होता है पहले होता है, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या हो सकता है? जैसे आपने ये बताया, ये मिल नया था कि डार्क सर्कल के लिए फिलर हो सकता है, मतलब जो ग्रूव्स हो जाते हैं उसको फिल कर देते हैं, फिलर्स होते हैं, हाइलोनिक एसिड के फिलर्स। मतलब यहाँ फीचर में बताओ मुझे कि यहाँ पे डल सकता है और यहाँ डलता है। आपके जैसे फोरहेड है, सबसे ज़्यादा फाइन लाइन रिंकल्स कहाँ आते हैं? अच्छा, रिंकल्स भी छुपाई जा सकती हैं? क्यों नहीं छुपाई जा सकती? ये जो होता है इसे क्रोस फीट बोलते हैं। क्रोस फीट क्यों? क्रोस के फीट की तरह दिखता है, या लाइन 3 लाइन निकलती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो उसे क्रोस फीट बोलते हैं। ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपके रिंकल्स होते हैं माथे पे। तो होता क्या है कि बोटॉक्स सुना होगा आपने? बोटॉक्स सुना है, हाँ। बोटॉक्स इज़ अ मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। होता क्या है कि हमारे नॉर्मली ऐसा रहता है स्ट्रेस्ड, करेक्ट, हम भी करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा होने की वजह से, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो ऑफ कोर्स एजिंग की वजह से भी होता है, क्योंकि आपका कोलेजन डैमेज हो रहा है, और ये भी होता है। तो क्या करता है, जैसे ही आपने बोटॉक्स लगाया वो मसल को रिलैक्स कर देगा, और रिलैक्स कर देगा तो ऐसा हो जाएगा मसल। फिर कई होते हैं ना सेलिब्रिटी, वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाते क्योंकि मसल ही रिलैक्स हो गया, वो मसल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका एकदम ऐसा पोकर फेस हो जाता है। आप समझ रहे हो कि कई लोग फिर मजाक भी बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, इनका एक्सप्रेशन कहाँ है, बोटॉक्स लगा लिया। वो इसी वजह से कि मसल को बोटॉक्स रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपका एकदम ऐसा हो जाता है, खिंच जाता है सब कुछ, तो आपका वो रिंकल्स दिखना बंद हो जाते हैं। बट वो तो फिर रेगुलर आपको क्लिनिक्स में जाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट सोल्यूशन है, बट हाँ इससे हो जाता है। ऐसी फिलर्स होते हैं जो मैंने बोला आपको, ये सब होता है। फिर आपका जो कॉस्मेटिक लिप्स 100% उसका, अब किसी किसी के लिप्स में उसको थोड़ा प्लम्प इफेक्ट चाहिए, तो वो थोड़ा सा लिप फिलर्स डलवाते हैं। किसी को जॉ लाइन सही कराना है वो करवाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट आई थिंक ऋतिक, इन सब ने, सलमान खान, सब एक्टर्स ने तो हाँ, इवन क्रिकेटर्स ने करा लिए सबने। हाँ, अब तो हेयर ट्रांस मेरे खुद के दोस्त ने कराया, साइंटिस्ट ने। अच्छा, एलविश यादव ने भी करा। तो ये वो पूरा मतलब था, और अभी उसने कराया अराउंड, आई थिंक यूरोप में उसने कराया अराउंड 3 to 4 lakhs पड़ा, 3 to 4 lakhs। बट वहाँ दे अर्न इन यूरोस, तो उनके लिए ठीक है, मैं तो INR में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। हमारे लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। इंडिया में भी यही कॉस्ट होगी शायद? आई डू नॉट नो, 1-2 लाख तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी 2 के अराउंड तो है शायद, मैंने जो पता किया था। नहीं, हाँ इतना तो होना ही चाहिए लॉजिकली। नोज़ में भी कुछ सर्जरीज होती हैं? हाँ, आपकी नोज़ का अगर आपको परफेक्ट शेप चाहिए, एकदम वो पॉइंटी टाइप का होता है ना, किसी का नोज़ मोटा होता है, जैसे मेरा थोड़े से मोटा है, बट मेरे फेस पे ठीक लगता है। ओके। बट नॉर्मली लोगों को पसंद नहीं है, तो वो थोड़ा सा अपनी नोज़ को थोड़ा सा करा लेते हैं, एकदम स्लीक जिसे बोलते हैं ना। हाँ। किम कार्दाशियन का देख लो ना, किम कार्दाशियन का पूरा काइली हो गया, काइली ने पूरा किया हुआ है, तो वो सब तो वर्ल्ड वाइड होता है। ये तो हो गया इम्प्लांट। क्या रिमूवल भी होता है, फैट रिमूवल? मान लो किसी की चीक्स हाँ हाँ, इम्प्लांट नहीं होता ये जो मैंने, इम्प्लांट्स तो ये हो गए जो मैंने यहाँ। अच्छा, इम्प्लांट उन्हें बोलेंगे। हाँ, ब्रेस्ट इम्प्लांट, इन्हें फिलर्स बोलेंगे। ये फिलर्स हो गए, बोटॉक्स लगा दिया, वो तो इंजेक्शंस होते हैं। अच्छा, ये तो आप मतलब इंजेक्शन लगाया, बोटॉक्स अंदर गया, रिलैक्स कर दिया। फिलर्स लगाए, एकदम से इसे वो कर दिया, भर दिया पूरा, ताकि गड्ढे ना दिखे। बोटॉक्स विल रिमेन
हाँ, जब तक वो यहाँ- तो धीरे 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 जाएगा तो फिर नया फिर दोबारा से जाना inject करा पड़ेगा, लूँगा। थोड़ा टाइम बाद फिर जाना पड़ेगा जब उसका इफेक्ट कम होने लग जाता है, वो तो करना पड़ेगा। अब हमारा एक आइडिया मतलब जिससे हमने शायद थोड़ा टच किया था शुरू में, और वो मुझे भी लगता है कि है शायद ट्रू सच में, कि लड़कों की स्किन थोड़ी बेटर होती है कंपेयर टू लड़कियां, क्योंकि शायद वो है कि आपने बोला ना कि लड़कियां बहुत कंफर्ट में डाल देती है अपनी स्किन को, हाँ। बट लड़के रहते हैं बाहर। ना लड़कों की स्किन, ये तो रील्स भी बहुत चलती है ना, लड़कियां बोलती है कि मैं इतना स्किन केयर करती हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड है उसको तो कुछ होता ही नहीं है, वो खाली मुंह धोता है पानी से और टॉवल। उसका इवन जाकिर खान भी कहता है कि हमें तो बस ये चाहिए और टॉवल चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि देखो स्किन केयर तो दोनों को करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि लड़का लड़की। बट आप बता दो कि स्किन किसकी अच्छी है। स्किन देखो साइंटिफिकली अगर मैं बहुत निट पिकिंग करूँगा ना तो लड़कों की स्किन थोड़ी डिफरेंट होती है लड़कियों से। अब वो थोड़ी डिफरेंट कैसी होती है मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। ठीक है। पहला तो लड़कियों का जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है, PCOS हो गया, उनको लड़कियों को PCOS होता है, फिर उनके जो मंथली साइकिल्स होती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये सब टाइम डिफरेंट टाइम्स में उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो ऊपर नीचे होते हैं। तो उसमें होता है क्या, ये इम्बैलेंस की वजह से आपके स्किन पे एक्ने होना शुरू हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मंथली साइकिल्स होती है उसमें लूटियल फेस एक आता है, अच्छा, मल्टीपल फेस होता है, लूटियल फेस होता है, उसमें ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो जाके आपके सेबेशियस ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है पीरियड्स के टाइम में एक्ने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा ऑयल होने की वजह से वो बैक्टीरिया, वही वाली कहानी, बैक्टीरिया आएगा वो फिर एक्ने में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ये चीज़ होती है। दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने सुना होगा टर्म प्रेगनेंसी मास्क हो जाता है, यानी कि मतलब नॉर्मली इसको साइंटिफिक टर्म में मतलब इसे मलाजमा बोला जाता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड मलाजमा, ठीक है। वो पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो सब होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन वगैरह बहुत हाई हो जाता है, वो डायरेक्टली टायरोसिनेज जो होता है उसे एंजाइम को वो एक्टिवेट करता है, जो मिलानोसाइट्स, आपका जो कलर मिलानिन होता है ना उसको फॉर्म करने वाले ये सेल्स होते हैं मिलानोसाइट्स, उनको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से मिलानिन ज़्यादा होता है और पिगमेंटेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये एक चीज़ हो गई, ये दो प्रॉब्लम लड़कों में नहीं है, ठीक है। हमारा एक प्रॉब्लम है, हम जब प्यूबर्टी में आते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाते हैं, उस टाइम होता है, उस समय हमारे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन वो भी सेबेशियस ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और ज़्यादा सीबम होता है, ये सब उस समय हमारा ज़्यादा होता है। नॉर्मली हमारा इतना नहीं होता है, इसलिए हमें लोगों को लगता है ना वो ऐसा नहीं, वो लड़कियों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, तब होता है। तीसरी चीज़ जो है ईस्ट्रोजन, जो उनकी फीमेल हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कोलेजन सिंथेसिस से। जो आपकी स्किन में जो कोलेजन होता है ना, जिसकी वजह से आपकी स्किन यूथफुल दिखती है, तो वो ईस्ट्रोजन जो होता है वो फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करता है ताकि वो ज़्यादा कोलेजन सिंथेसाइज करा सके, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे ही मेनोपॉज हो जाता है लड़कियों में एक एज के बाद, तो उसमें ईस्ट्रोजन एकदम ड्रॉप हो जाता है। अच्छा। और ईस्ट्रोजन ड्रॉप होता है तो कोलेजन सिंथेसिस भी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है काफ़ी तेज़ी से, ठीक है। लड़कों में ऐसा नहीं होता कि लड़कों में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है टेस्टोस्टेरोन और कोलेजन का, इसलिए लड़कों का जो कोलेजन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। और एक चौथी चीज़ जो मेनोपॉज जो आपने बोला उसके तुरंत बाद लड़कियां थोड़ी ज़्यादा एजिंग, उनका चांसेस ऑफ मतलब उनका जो स्किन में जो प्रीमेच्योर एजिंग के साइंस है वो ज़्यादा जल्दी दिखना शुरू होते हैं कंपेयर टू मैन। हाँ, क्योंकि ईस्ट्रोजन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कोलेजन सिंथेसिस। तो जब ईस्ट्रोजन ड्रॉप होता है आपके मेनोपॉज के बाद, तो कोलेजन जो है वो भी जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है उसका काफ़ी तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू मेन। इतना भी नहीं कि एकदम से हो रहा है, बट मेन के कंपैरिजन में वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है, कि मेन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता टेस्टोस्टेरोन कोलेजन का, इसलिए हमारा ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। विमेन का उतना ग्रेजुअली नहीं होता, उनका थोड़ा सा तेज़ी से होता है, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि हमारा जो स्किन है मेन का वो थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू विमेन। एसिडिक होता है? हाँ, एसिडिक, पीएच। अच्छा। तो वो हमारा जो होता है इट्स अराउंड जनरली होता है 4 to 4.5 के आसपास, ठीक है। और जो लड़कियों का होता है वो होता है अराउंड 5 to 5.5 या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सॉरी, लड़कों का होता है 4.5 to 5 और लड़कियों का होता है 5 to 5.5 के आसपास। अच्छा, थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत मतलब एक माइल्ड डिफरेंस है। बट ये जो माइल्ड एसिडिक है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्किन में बैक्टीरिया ग्रोथ होने का चांस है थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा।
ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाता है। और साथ ही साथ आपके स्किन में ना NMFs होते हैं, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स, ठीक है, ये हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको जो एंजाइम्स बनाते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो ज़्यादा बनते हैं इस वजह से। बट ये बहुत ही माइन्यूट निट पिकिंग डिटेल्स हैं, तो ये भी बेनिफिशियल हो गया हमारे लिए। हाँ, बट वही बात है कि अब आप ये लड़कियों का स्किन देखो सॉफ्ट ज़्यादा होता है, लड़कों का स्किन हार्ड होता है, लड़कियों की टैन नहीं होती, स्किन टैन नहीं होती है, लड़कों का स्किन टैन बहुत होती है, ठीक है। लड़कियों की कम होती है टैन? मतलब वो तो स्किन केयर करती है ना, उतना अच्छा, तो लड़के कहाँ करते हैं स्किन केयर यार। करेक्ट। तो ज़्यादा हमारी टैन दिखेगी, हमारे पोर्स ज़्यादा बड़े दिखेंगे उनके मुकाबले। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े पोर्स होते हैं, बहुत लोगों के। उनके उतने लड़कियों के पोर्स नहीं दिखते आपको, उतने पोर्स तो सबके स्किन में होते हैं, बट हमारे विजिबली दिखते हैं क्योंकि हम लोग स्किन केयर नहीं करते हैं। तो स्किन केयर सबको करना चाहिए, हाँ, बट थोड़ा सा नेचुरली हमारा स्किन थोड़ा सा हमें एडवांटेज है उनसे, हमें हार्मोन वाइज हमें उनसे एडवांटेज है। अब जीत रहे हैं अपन जीत रहे हैं, बट वो जीतने का कोई फ़ायदा नहीं है स्किन केयर नहीं करेंगे तो, उसे और बढ़िया कर सकते हैं अगर हम स्किन केयर। हाँ। और दूसरा एक और चीज़ भी है, ये तो हो गई जो नेचुरल चीज़ है। दूसरा कि क्योंकि लड़कियां बहुत ओवर स्किन केयर भी करती हैं, उससे भी प्रॉब्लम होता है। ये जो हमने वही पैच ये सब चीज़ें डिस्कस करी, रोलर ये सब लड़कियों के तो शौक है। हाँ, तो ये ओवर स्किन केयर भी बहुत ज़्यादा करती हैं, और ओवर स्किन केयर की वजह से भी प्रॉब्लम है। देखो, कोई भी चीज़ ना करना भी ख़राब है और हद से ज़्यादा करना भी ख़राब है। एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस, तो वो चीज़ है। तो उसकी वजह से भी लड़कियों को लगता है यार मेरी स्किन इतनी क्लियर क्यों नहीं है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव्स लगा रहे हो, एक के ऊपर एक लेयरिंग कर रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। हमने फैट वेट की बहुत बात करी, डाइट की बात करी, आपने लाइफस्टाइल में बहुत बार मेरे ख्याल से हर प्रॉब्लम के आपने एक कॉमन सोल्यूशन बोला कि लाइफस्टाइल अच्छा करने की कोशिश करो तो शायद ईजिली हो जाएगी हर चीज़। सबसे उसमें शुगर एक बड़ा मेजर कंपोनेंट प्ले करता है। मोस्टली लोग उसके अगेंस्ट रहते हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। अच्छा, शुगर के अगेंस्ट आप क्यों हैं? स्किन में क्या अफेक्ट करेगा शुगर मेरी? देखो, शुगर के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि शुगर तो बिना खाए तो हम भी नहीं रह सकते। आनंद नहीं आएगा, मतलब लाइफ एकदम फीकी हो जाएगी। क्योंकि क्या है ना, अभी देखो एक्सपर्ट्स सारे, देयर आर मैनी एक्सपर्ट्स, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है हम एक्सपर्ट्स का, कि मैंने जैसे पहले बोला स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, मत खाओ मत खाओ, वो मत करो, लोग जीना छोड़ देंगे, ठीक है। कंट्रोल में करो जो करना है, ठीक है, एक्सेस में मत करो। क्योंकि अगर आप किसी को बिल्कुल मना कर दोगे वो बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स ना खाना इज़ द बेस्ट थिंग, शुगर कंज्यूम करना इज मतलब सच में ख़राब होता है। होता क्या है, जब आप शुगर कंज्यूम करते हो ये आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है, और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज तो ज़रूरी है, हाँ ग्लूकोज ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा शुगर खा रहे हो ना, अब यहाँ पे बात ये हो रही है, ठीक। ग्लूकोज तो कुछ भी खाते हो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, बट मैं वैसे एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। तो शुगर जो कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, उसके बाद जो है आपकी जो पैनक्रियाज है, बिकॉज ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, आपकी पैनक्रियाज सिक्रिएट करती हैं इंसुलिन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। अच्छा, ये दो चीज़ें सिक्रिएट करती है ताकि शुगर जो है सेल्स में पहुंचाया जा सके। अब ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है ना, ये जाके आपके जो आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, और आपके जो केराटिनोसाइट्स हैं उस पर एक्ट करता है, और ज़्यादा एबनॉर्मल स्किन की शेडिंग कराना शुरू करता है, और ज़्यादा ऑयलिंग करना शुरू करता है। ज़्यादा सीबेशियस एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा ऑयल सिक्रीट हो रहा है, एबनॉर्मल स्किन शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमने डिस्कस किया था, क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स हो रही है, बैक्टीरिया को मिल गया बढ़िया माहौल, एक्ने करना शुरू, ठीक है। और एजिंग भी कराएगा 100%। ये तो एक पार्ट हो गया, अच्छा, कि वो एक्ने कैसे कर रहा है। दूसरा, शुगर जो है बाइंड करता है बहुत सारे प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, डीएनए के साथ भी बाइंड करते हैं, और वो एक कंपोनेंट बनाता है जिसे AGEs बोलते हैं, अच्छा, ठीक है। ये AGEs जो होते हैं ये आपके जो कोलेजन है उसके साथ क्रॉस लिंक करके उसको डैमेज करना शुरू करता है, जिसकी वजह से आपका स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग साइंस, फाइन लाइंस, रिंकल्स, सैगिंग, ये सब दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो शुगर है ऑफ कोर्स वो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कराता है, तो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो ये सब चीज़ें, शुगर आपका एजिंग से लेके आपका एक्ने से लेके सब कुछ आपको। अच्छा, शुगर से ज़्यादा मेरे घर में देयर इज़, मतलब मेरी वाइफ की सिस्टर है, तो शी यूज़ टू हैव लॉट ऑफ एक्ने ऑन फेस। अच्छा, तो फिर मैंने एक दिन नोटिस किया कि वो शुगर कंज्यूम बहुत करते, रोज़ एक आइसक्रीम खानी, या रोज़ दूसरे दिन कुछ मीठा खाना है, चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकलेट। तो मैंने बस उसको ये बोला, तो एक काम कर, तू स्किन केयर जो कर रही है वो कर, ठीक है, क्योंकि वो तो मैं नहीं बताया था, लेकिन तू शुगर कंज्यूम करना बंद कर दे मेरे लिए कुछ टाइम, ठीक है। 1 या 2 महीना उसने शुगर कंज्यूम नहीं किया था। वो डेडिकेशन है, हर किसी में नहीं होती, नहीं होगी, क्योंकि लड़की थी और वो है ना कि यार कॉलेज जाना है उसके, हाँ, उस चक्कर में हो गया।
उसकी स्किन क्लियर होना शुरू हो गई। सिर्फ चीनी छोड़ के, शुगर छोड़ के? हाँ, शुगर छोड़ के, हाँ, स्किन साफ हो गई। हाँ। तो और दूसरा जो उसका जो स्किन में बहुत सारे पिगमेंटेशन वगैरह होता है वो भी कम होना शुरू हो गया। तो इसलिए शुगर ना खाना बेस्ट है। और अगर खाना है तो आप उसको खाने के बाद खाओ, खाली पेट मत खाओ। कोई भी आपकी तरीका है क्या शुगर खाने का? मतलब अगर आपको कंज्यूम करना ही है कि तो भाई मुझे मीठा खाना है तो खाली पेट मत खाओ। खाली पेट में एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। जब आपका पेट भरा होगा अच्छे फूड से, नॉट ख़राब वाला फूड, तो आपके जो बाद में शुगर आप लोगे कोई भी डेजर्ट के फॉर्म में या चॉकलेट के फॉर्म में, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मन भी आपका भर जाएगा। अच्छा, वो वाली बात है। ओके, तो कुछ खाने के बाद ले लो तो तब भी थोड़ा कम अफेक्ट करेगा। बट ये नहीं कि रोज़ की आदत हो और इतना सारा लो, वो भी ठीक नहीं है ना। एक और बताया मैंने, जैसे पिंपल हुआ और तुलसी का रस निकाल के लगा लिया टिप पे। क्यों लगाना है? कई लोग तो टूथपेस्ट लगाते हैं पिंपल पे। हाँ, तो इट वर्क्स? अरे एक्चुअली क्या होता है, एक्ने क्यों होता है? क्यों होता है? देखो, सबसे पहले तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऑफ कोर्स वही जो मैंने बताया, एक तो कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है, वो स्ट्रेस वगैरह, ठीक है। आपका क्या होता है, ऑयल ग्लैंड्स का ओवर एक्टिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सिक्रीशन ज़्यादा होती है सीबम की, ऑयल की आपकी स्किन पे। ईजीएस्ट लैंग्वेज में बताओ ताकि लेमैन समझ पाए, मैं शायद एक बार को समझ, ऑडियंस ना समझ पाए। जो आपकी स्किन में ऑयल सिक्रीट होता है ना, करेक्ट, ठीक है, वो ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक ठीक है। एबनॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके स्किन के सेल्स है, आपके स्किन के सेल्स 4 to 6 वीक्स में शेड होते हैं, हाँ, फिर से तो शेडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती एक्सेस ऑयल सिक्रेशन की वजह से, और शेड जो सेल्स हैं वो शेड होने की जगह क्लॉग होने लग जाते हैं ऑयल के साथ मिक्स होके। अच्छा, तो वो आपके जो पोर्स है ना, पोर्स उसमें फंस जाते हैं। तो उन पोर्स में, आपके स्किन के पोर्स में ऑयल विद द डेड स्किन सेल्स जिन्हें शेड होके चले जाना चाहिए था, वो वहाँ रह जाते हैं। अब होता क्या है, फिर वो बड़े के क्यों होते हैं? हाँ, तो होता क्या है कि आपकी स्किन पे एक नेचुरली एक बैक्टीरिया होता है जिसे प्रोपाइनी बैक्टीरियम बोलते हैं। आप पहले बोलते थे, अब उसे क्यूटी बैक्टीरियम बोलते हैं, ठीक है। क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस, क्यूटी का मतलब क्यूट नहीं, क्यूटी का मतलब क्यूटेनियस, ठीक है, क्योंकि वो आपके स्किन पे हो रहा है, ठीक है। तो क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस होता है, वो क्या करता है, उसके लिए वो बस एक बुफे का रेडी हो जाता है उसको खाने के लिए, वो उस पर फीड करता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जब पोर्स में जब का सीबम और सेल्स का मिक्सचर जो है ना, वो एनारोबिक एनवायरनमेंट बनाता है, मतलब लो ऑक्सीजन लेवल जहाँ होते हैं, तो लो ऑक्सीजन लेवल्स जहाँ होते हैं वहाँ उस बैक्टीरिया को मज़ा आ जाता है ग्रो करने में, कि चलो यहाँ फीड करूँगा, हाँ, यहाँ मैं फीड करूँगा, मुझे अच्छा बढ़िया माहौल मिल गया। फिर वहाँ वो उसे फीड करता है, और जो उसमें जो आपके जो सीबम है उसके लिपिड्स को, वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उसमें, उसको ब्रेक डाउन करता है इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स में, ठीक है, जैसे ओलिक एसिड वगैरह हो गया। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स जो प्रोडक्ट्स बने हैं, ये आपकी स्किन में जो है पोर्स में इरिटेशन करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन जो है या आपका शरीर जो है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है टू फाइट द बैक्टीरिया। अब वो भी फाइट करने आएगा। हाँ, क्योंकि वो ये होता है इम्यून रिस्पॉन्स ही है, जितना एक्ने होता है इम्यून रिस्पॉन्स होता है, बेसिकली बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है ये। तो वहाँ पे बहुत सारे वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भेजती है हमारी बॉडी, जहाँ पे पोर पे जहाँ बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके साथ साथ न्यूट्रोफिल्स भेजती है। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अच्छा, हाँ, जो कि बॉडी का फर्स्ट डिफेंस होता है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। हाँ, तो वो न्यूट्रोफिल्स उनको मारती है और खाती है बैक्टीरिया को। तो उसके जो दोनों की जो लड़ाई होती है ना, उस लड़ाई के बाद जो रह जाता है ना, वो आपका पस फॉर्म में वो होता है, वो जो पस बन जाता है, वो लड़ाई के बाद जो खून बच रहा है, हाँ, वो जो वाइट है तो वो पस फॉर्म, वो सब होता है, आफ्टर मैथ ऑफ द वॉर, इसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये इस वजह से आपका एक्ने होता है। अब एक्ने में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एक्ने होते हैं। एक आपका होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने और एक होता है इन्फ्लेमेटरी एक्ने। हाँ, मैं पूछने वाला था, इन्हीं पिंपल्स का दो एंड होते हैं। हाँ, दो एंड एक तो फटते हैं बड़े होके बिल्कुल हाँ, मैक्सिमम आग, और दूसरे होते हैं कि खुद ही खो जाते हैं और फिर स्किन भी साफ हो जाती है। तो जो नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने होते हैं वो होते हैं जैसे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। नॉर्मली लोगों को लगता है ब्लैक हेड्स अलग होता है, ब्लैक हेड्स भी एक्ने ही होते हैं। एक्ने ही है वो भी, मतलब छोटे से एक्ने ही होते हैं, वो एक टाइप के एक्ने। पिंपल इज नॉट द राइट टर्म, अच्छा, ठीक है, एक्ने हमें बोलना चाहिए, इट्स अ टाइप ऑफ एक्ने। वहाँ भी वही रहा, फाइट हो रही है, WBC नहीं, यही तो खेल है। अब मैं बताता हूँ। जो नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नेस होते हैं, जैसा कि ब्लैक हेड्स हो गया, वाइट हेड्स हो गया, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन ब्लैक हेड्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ आपका डेड स्किन सेल्स, ठीक है, और सीबम, ठीक है, और ये ओपन कोमेडोन्स होते हैं, यानी कि ओपन होता है इनका जहाँ ये होते हैं पोर्स में, और वहाँ पे क्योंकि ओपन होता है तो जो इसका सीबम होता है, जो ऑयल होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से काला काला दिखता है ब्लैक हेड।
और दूसरा होता है वाइट हेड्स। वाइट हेड्स भी मिक्सचर ऑफ डेड स्किन सेल्स और सीबम ही होता है, बट वो सुपरफिशियल लेयर्स के नीचे होता है, इसलिए उसके जो सीबम है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए वो वाइट दिखता है। इतना कम क्यों सुना है, मैंने तो नहीं सुना। कहाँ होते हैं वाइट हेड सेल? कहीं पे भी हो सकते हैं, आपके फोरहेड पे हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ ब्लैक हेड्स तो मोस्टली कहते हैं नोज ऐसे होते हैं ना यहाँ पे। ब्लैक हेड्स मोस्टली नोज वेयर एरिया में और यहाँ ज़्यादा होते हैं। वो थोड़ा सा, अब देखो इसका कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली विजिबल यहाँ दिखते हैं नोज के टिप पे मोस्टली। तो बट वाइट हेड्स नॉर्मली इसलिए वाइट होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता उसका सीबम। बस ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। दोनों में इन्फ्लेमेशन अब तक हुई नहीं है, अगर ट्रीट नहीं करोगे तो इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस है। फिर आते हैं आपके इन्फ्लेमेटरी वाले एक्नेस, ठीक है, उसमें आपके पस्ट्यूल्स हो गए, पैप्यूल्स हो गए, फिर आपके सिस्ट हो गए जो बहुत मोटे मोटे एक्ने होते हैं, डीप पेनफुल एक्ने इतने हैं क्या अलग अलग? हाँ, अब देखो कैटेगरी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो पैप्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली रेड बम्स टाइप के होते हैं, जो रेड बम्स हो जाते हैं। और जो पस्ट्यूल्स होते हैं मतलब उसमें न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी, लड़ाई शुरू हो चुकी है, उसमें पस बनना शुरू हो गई है, तो उसको पस्ट्यूल्स बोलते हैं। और सिस्ट वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप पेनफुल एक्ने होते हैं, मतलब वो फोड़ा हो गया क्या? वो बहुत मतलब हाँ बड़ा तगड़े वाला जिसे बोलते हैं, जिसमें तो डर्मेट के पास चले ही जाओ, ठीक है, तो वो वाला हिसाब है। तो ये है। अब इसी के अराउंड कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। इंडियन फैमिलीज कई बार जो बड़े वाले होते हैं फोड़ती है, वी हैव सीन। अरे इवन मेरे हुआ था बहुत पहले, मेरी भाभी ऐसे एक्सपर्ट बन के आई थी, ऐसे नाखून ऐसे लिए उन्होंने, ऐसे करके निकाल दिया कुछ। अच्छा है नहीं है? नहीं, इट्स नॉट राइट। देखिए अगर आप डर्मेट के पास जाएंगे तो वो ऑफ कोर्स आपको ट्रीटमेंट्स देगा एक्ने के। कुछ जगह पे एक्सट्रैक्शन भी होती है, ऐसा नहीं है, बट वो बहुत ही स्टेराइल एनवायरनमेंट में एक्सट्रैक्शंस की जाती है। ये नहीं कि गंदे संदे हाथ और यहाँ कर दिया वो कर दिया, नहीं, बहुत ही स्टेराइल एनवायरनमेंट में प्रोफेशनल्स जो है एक्ने का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे ब्लैक हेड्स की एक्सट्रैक्शन भी होता है, मतलब वही फोड़ना ही हो गया। हाँ, बट वो एक प्रोफेशनल तरीके से होता है, बट नॉर्मली उस चीज़ पे तब जाया जाता है जब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अदरवाइज़ वो मेडिकेशंस पे जाता है। मेडिकेशन से भी पहले अगर आपको बहुत ही माइल्ड 1-2 एक्ने, तो उसके लिए तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो, सैलिसिलिक एसिड ब्लैक हेड्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इससे मुझे याद आया आपके, अब आप मैं बोलूँगा आप उसका बुरा मत मानना, बिकॉज आई सेड कि नॉट एवरीवन इज़ एक्सपर्ट, राइट। हमको कभी भी बिहेव नहीं करना चाहिए कि वी आर नोइंग एवरीथिंग। तो कुछ पहले आपके किसी शो में आए होंगे कोई, तो उन्होंने आई थिंक ब्लैक हेड्स पे आपने शायद सवाल पूछा था, एंड देन दैट पर्सन सेड कि ब्लैक हेड्स में तो आप टॉवल को गर्म करके आई थिंक कुछ रबिंग कुछ तो ऐसा बोला था, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है, मतलब आप क्यों स्किन की ऐसी तैसी कर रहे हो, ठीक है। आपको ब्लैक हेड्स का सबसे अच्छा तरीका है 2% सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा? ये आपका स्किन केयर कंपनीज बनाती है, हमारे पास है, दूसरे के पास है। अच्छा, ठीक है ना। तो 2% जो BHA है यानी कि सैलिसिलिक एसिड, वो क्या होता है, वो केराटोलाइटिक होता है। अच्छा। यानी कि वो जो आपके अंदर बिल्डअप हुआ है ना पोर्स में, उसको वो ब्रेक करता है, जिससे वो लूजन अप हो जाता है, और जब आप अपना वॉश वगैरह करते हो फेस तो उसमें निकल जाता है बाहर आराम से। अच्छा, तो सबसे बेस्ट तरीका ये, जब आप ऐसे निकल जाएगा, शेड अवे हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वही बेस्ट तरीका है, लेकिन ये नहीं एक बार में, वो आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। इससे आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसके जब आप सैलिसिलिक एसिड लगाते हो, यू हैव टू फॉलो इट अप विद ए गुड लाइट वेट मॉइस्चराइजर जो नॉन कमेडोजेनिक हो, क्योंकि वो थोड़ा ड्राइंग वगैरह कर सकता है। अदरवाइज ये बेस्ट तरीका है। ये जो गर्म टावल से ये करना वो करना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं अपने पुराने गेस्ट को सॉरी बोलता हूँ। नहीं, उसमें उनकी गलती नहीं, इट्स फाइन। हर कोई, मैं भी कुछ ऐसी चीज़ होंगी मुझसे भी शायद कई लोग वो नहीं करेंगे, बट मुझे जितना पता है मैं तो उस हिसाब से ही बोलूँगा ना। हाँ, एक और चीज़ प्रॉब्लम होती है राहुल की, मान लो कल पार्टी है तो ऐसा होता है कि यार अचानक से पिंपल आ गया, कुछ क्विक सॉल्यूशन होता है, मतलब शायद उसे वैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, बट छुपा, मतलब देखो ऐसा तो कोई क्विक सॉल्यूशन होता है। मैं सच बोलूँगा, मुझे ये सब ऐसे हवाबाजी मुझे पसंद नहीं है कि ये लगा लो एक दिन में हो जाएगा। हो सकता है किसी के हो जाए, ठीक, लेकिन दैट इफ़ समथिंग इज़ वर्किंग वेरी फास्ट, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने का भी बहुत हाई चांस है, ठीक है। अब एक्ने के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, डर्मेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जब बहुत एक्ने होता है, सीवियर एक्ने होता है, ट्रेटिनोइन करते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा ट्रेटिनोइन? तो वो तो प्रिस्क्रिप्शन है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ऑल्दो इंडिया में तो सब कुछ मिल जाता है जब आप केमिस्ट में जाते हो, बट इट्स ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है, ट्रेटिनोइन। अब होता क्या है कि जो रेटिनॉल होता है, जिसे वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है एक्ने के लिए, ठीक है, ये आपकी स्किन पे जाके रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है,
और रेटिनोइक एसिड जो है वो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स जो आपकी स्किन में होते हैं वहाँ ऐड करके ये सब चीज़ें कराता है, मतलब एंटी एजिंग, एंटी एक्ने, पिगमेंटेशन, वो सब कम करना। तो इसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है वो रेटिनोइन होता है, वो खुद ही एक रेटिनोइक एसिड का फॉर्म होता है। अच्छा। खुद रेटिनोइक एसिड होता है एक तरह से, तो वो बहुत एकदम फास्ट एक्शन करता है, ठीक है। इसलिए वो प्रिस्क्रिप्शन में आता है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के भी चांसेस बहुत हाई होते हैं, इसलिए डर्मैट के उसके अंदर सुपरविजन में वो सब करना चाहिए। अब आप जैसे बोल रहे हो एक रात में मैं कुछ ऐसा लगा दूं, तो ऐसा कोई मैजिक छड़ी नहीं है भाई। अब किसी के एक रात में अगर ठीक हो रहा है तो उसने मेरे को भी बता दे भाई, हम अपनी साइंस हम इतना साल से रिसर्च कर रहे हैं कि एक रात के अंदर कैसे पिंपल जो है वो पूरा क्योर हो गया, गायब हो गया, है ही नहीं, स्पॉट ही नहीं कोई, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता है तो वही हमें ही बता दो। थोड़े और क्वेश्चंस हैं, बट उससे पहले एक और चीज़ ईजी और क्लैरिटी के साथ पता लग जाए तो बहुत अच्छा होगा कि फिर भी एक आइडियल स्किन केयर रूटीन क्या होगा। लग्जरी की आपने बात करी जो कि सीरम होंगे, बट उससे पहले एक चीज़ जो हमें प्रोसेस फॉलो करना ही चाहिए, क्लेंजिंग, सुबह का क्या रूटीन होना चाहिए, रात का क्या होना चाहिए? देखो, रूटीन पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है, ठीक है। जैसे आपका स्किन टाइप क्या है वैसे आपको पता है? शायद ऑयली बोलूँ। शायद क्या होता है? आप तो स्किन केयर करते हो, आपने बोला। मैं नहीं करता। अच्छा, नहीं, मैं नहीं करता, सनस्क्रीन लगाते हो आप बोल रहे थे। जब वही वो ओनली प्रोडक्ट है मेरे पास जो पड़ा है, जो मैं कहीं बाहर जाता हूँ सनस्क्रीन लगाता हूँ, वरना मैं फेस वॉश भी सोप से ही करता हूँ। अरे यार, सोप से? हे भगवान, सोप मतलब क्या सोप? कौन सा सोप? डव वाला जो होता है। डव ठीक है, ये सोप नहीं होता, डव सिंडेट होता है। ओके, डव सोप नहीं है। वो तो सोप की तरह लोग ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली साइंटिफिक टर्म में उसे सिंडेट बोलते हैं। वो थोड़ा सा मतलब स्किन के लिए ठीक होता है, बाकी सोप्स की तरह थोड़ा ठीक है। हाँ, ठीक है। बाकी सोप की तरह नहीं होता। बाकी सोप में तो पीएच बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। अच्छा, ठीक है, 7 से ज़्यादा पीएच होता है, तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, जो बेसिक पीएच होता है। सो सोप तो यूज़ ही नहीं करने चाहिए। सोप फेस वॉश के लिए यूज़ ही नहीं करना? नहीं, ठीक है। सोप बॉडी के लिए भी क्यों यूज़ करना है पता नहीं। क्योंकि बॉडी वॉश डव चलो ठीक है, एक बार को मैं मान भी लेता हूँ डव को, बिकॉज वो सिंडेट है मैंने बोला, बट नॉर्मली सोप्स अवॉइड करने चाहिए। आप स्किन केयर में स्पेशली आप फेस वॉश, आप जेंटल क्लेंजर में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जेंटल है आपकी स्किन के लिए। उसमें पीएच जो है वो बेसिक नहीं होता, उसमें पीएच आपके स्किन का जो पीएच है ना उससे मैच करता है, 4.5 to 5.5। अच्छा। जिसकी वजह से वो आपकी स्किन में कोई भी इरिटेशन, ड्राइनेस, हार्शनेस नहीं होने देता, और आपके स्किन के मॉइस्चर को इंटैक्ट रखता है, खींचता नहीं है। आप जब सोप से फेस धोते हो अपना, तो आपको लगता नहीं है बहुत सूखा सूखा हो गया, जाता है। हाँ, तो दैट्स द थिंग, क्योंकि बेसिक है आपकी स्किन के सारे एसेंशियल, जो आपकी स्किन के जो ऑयल्स थे, सब कुछ सीबम सब हटा दिया उसने। बट वो तुरंत चमका भी देता है। चमका कैसे देता है? क्या चमका रहा है? तो गोरा हो गया अचानक। अबे नहीं यार, वो तो डर्ट, आपका पूरा दिन बाहर आप रहे हो तो वो गोरा, ऐसे कैसे सोप गोरे हो गए? तो फिर तो काम ही खराब है। वो नहीं होता, वो आपकी स्किन को खराब ही करता है। वो आपको लगता है, मोमेंट्री फीलिंग आती है, हाँ मुझसे चिपचिपाहट सब चली गई, लेकिन आपने स्किन को आपने डिहाइड्रेट कर दिया। अच्छा, मैं उसे हर्ट ही कर रहा हूँ। हाँ, आप खराब अपनी स्किन को डिहाइड्रेट करने से आपकी स्किन खराब होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको एक जेंटल क्लेंजर यूज़ करना है जिसका पीएच 4.5 to 5। चारकोल वाला नहीं करना? नहीं। कोयले वाला? नहीं, कोयला नहीं, आपको देख उसमें ना एक, अच्छा, आपने टर्म होती सर्फेक्टेंट्स। ओके। सर्फेक्टेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली आपका क्लेंजिंग और फोमिंग एक्शन होता है उनका, ये केमिकल होता है एक तरह का, ठीक है। क्लेंजिंग और फोमिंग एक्शन होता है। जो माइल्ड सर्फेक्टेंट्स है ना, वो यूज़ होते हैं जेंटल क्लेंजर्स में। माइल्ड मतलब वो बहुत ही आपको माइल्डली आपका क्लेंजिंग और फोमिंग करेंगे बिना आपकी स्किन को ख़राब किए हुए, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जेंटल क्लेंजर लगाओ, ऐसा कुछ मत लगाओ सोप वोप जो आपकी स्किन को ख़राब करे, ठीक है। उसके बाद आप एक सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र आपके स्किन टाइप के हिसाब से, अगर आपका ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो आप लाइट वेट नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। अगर आपका थोड़ा ड्रायर है तो आप थोड़ा सा थिक वर्जन ऑफ सेरामाइड मॉइस्चर लगा सकते हो। अच्छा, सेरामाइड मॉइस्चराइज़र में भी आपको देखना है कि उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेरामाइड्स, फ्री फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल हो, ये होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आपकी जो स्किन है, जो स्किन बैरियर है, वो 2 मेन चीज़ों से बनी होती हैं। एक तो आपका डेड स्किन सेल्स जिन्हें कॉर्नियोसाइट्स बोलते हैं, और एक होता है आपके लिपिड्स, और उन लिपिड्स में होता है सेरामाइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैटी एसिड, आपके स्किन में ही होता है। अच्छा, वो उसमें भी होता है, और अगर मैच करेंगे तो? हाँ, तो स्किन में होता है। आप जैसे दीवार बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? ईटा और सीमेंट, करेक्ट, ठीक है। तो जरा समझ लिए, स्किन में ईट जो है वो सेल्स है, और जो सीमेंट है वो लिपिड्स हैं, ये सेरामाइड्स। तो इनका काम होता है, लिपिड्स का काम सेल्स को इंटैक्ट करके रखना, पकड़ के रखना।
इसलिए जब भी आपके सेरामाइड्स की अवेलेबिलिटी स्किन में कम होती है तो हम इससे एनरिच तो करते हैं ये हाँ, तो आपका स्किन बैरियर डैमेज हो रहा है, क्योंकि लिपिड्स आप, मैंने बोला ना, सब हाइड्रेशन लिपिड सब खींच लिए, तो आप स्किन की बैरियर को वीक कर रहे हो, जिसकी वजह से उसमें बाहर का कोई भी पोल्यूशन, एलर्जन या यूवी का डैमेज ज़्यादा हो सकता है। तो उसको बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाहर से सेरामाइड कोलेस्ट्रॉल फ्री फैटी एसिड का जो कॉम्बिनेशन है मॉइस्चराइज़र का, वो आप देते हो। अच्छा। ये होता है। तो उसके बाद हाँ, ये हो गया आपका ये मॉर्निंग रूटीन है। हाँ, मॉर्निंग के लिए आप इसके बाद एक आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाओ, ठीक है। मॉइस्चराइज करने के बाद सनस्क्रीन लगाऊं? हाँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाओ। सीधे सनस्क्रीन लगाते? डिपेंड करता है, अगर सनस्क्रीन में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं है। नहीं होगा तो नहीं लगाओ। नहीं तो क्या लॉजिक है, आप मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे। सनस्क्रीन का काम प्रोटेक्ट करने का होता है, आपके स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एग्रेसर्स, यूवी पोल्यूशन जो भी है। और जो मॉइस्चराइजर उसका काम आपके स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने का होता है। अच्छा। स्ट्रॉन्ग करना, प्रोटेक्ट करना दो अलग चीज़ें। तो आपको एक सेरामाइड रिच मॉइस्चराइज़र तो लगाने चाहिए। अब मार्केट में बहुत सारे बेकार वाले भी आते हैं, इसलिए मैं हमेशा इंग्रेडिएंट की बात करता हूँ। ठीक है। कोई मुझे ये ना बोले कि मैंने बोला था उसका लगाया, मुझे तो काम नहीं आया, क्योंकि अब लोग कैसे बना रहे हैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। हाँ। आइडियली सही से लेबल पढ़ के आप आपको ये ज़रूर देखना है कि उसमें, जैसे मैंने बोला, सेरामाइड्स कोलेस्ट्रॉल फ्री फैटी एसिड्स हों, साथ में उसमें कामिंग इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, एलेंटोइन वगैरह हो गया, हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ग्लिसरीन हो गया, हाइलोनिक एसिड हो गया, ये सब होना चाहिए। नाइसिनामाइड जो ऑयलीनेस को कम करता है, अगर आपको ऑयली स्किन है तो वो उसमें होना चाहिए। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स से आप पता कर सकते हो मोटा मोटा कि है ठीक है कि नहीं है मेरी स्किन के लिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। और नाइट रूटीन में सिर्फ क्लेंजर और एक अच्छा मॉइस्चराइजर। अगेन मॉइस्चराइजर तो लगाना ही लगाना है, उससे बिना कैसे होगा। क्या कोई ऐसी एज है कि यार अब इतने एज के हो तो आप लगाना शुरू करो, या सबके लिए बढ़िया है? एज मतलब वी आर ऑलरेडी लेट की? नहीं, आप इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है। आप बच्चे को लगाना वो एक अलग बात है, वो तो आप बेबी प्रोडक्ट्स की उसमें चले जाते हैं कैटेगरी, बट एडल्टहुड जब से शुरू होता है हमारा, बिल्कुल लगाना ही चाहिए। हाँ, मॉइस्चराइजर में है ही क्या। हाँ, लेकिन अब ये अच्छा आपने सर ये पॉइंट आउट किया कि जब आप एडल्ट होते हैं, जैसे आप 18, 17, 16 ईयर्स की जब होते हैं, तो उसमें प्यूबर्टी एकदम होती है और हार्मोन्स का एकदम इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को, मेल्स फीमेल्स को एक्ने वगैरह शुरू हो जाता है। तो उसमें अगर वो मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका मॉइस्चराइज़र जो है वो हैवी हो सकता है या कोमेडोजन और ज़्यादा एक्ने क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे लोगों को या तो नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र, या फिर एक होता है मॉइस्चराइज़र जो नॉन कोमेडोजेनिक भी हो और फंगल एक्ने सेफ भी हो। अच्छा। हाँ, वो भी वो लगा सकते हैं। तो वो तो उन्हें मतलब अपने स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करके लगाना पड़ेगा, बट लगाना सबको चाहिए। क्या आपने डेली का रूटीन बता दिया, इसी में कुछ ऐसा है कि वीकली फिर ऐसा भी कुछ कर लेना? वीकली क्या, सेरम्स? हाँ, सेरम नहीं, मतलब मान लो ऐसे आइस, वो तो आपने मना ही कर दिया। हाँ, नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यार ठीक है संडे ये और एक्स्ट्रा कर लेना ताकि स्किन के लिए और अच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा संडे मंडे कुछ नहीं होता। आपको अगर आपको स्किन ब्राइटनिंग चाहिए, ब्राइटनिंग, मैं वाइटनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वाइटनिंग नहीं, ब्राइटनिंग, ठीक है। जो आपकी स्किन के नेचुरल ग्लो को एनहेंस करता है, ठीक है। क्या होता है, टैनिंग वगैरह सन से होती है, तो आपका ओरिजिनल कलर से आप थोड़े डार्क हो जाते हैं। तो आपके ओरिजिनल कलर आपको अगर चाहिए, स्किन ब्राइटनिंग चाहिए आपको, तो आप उसके लिए विटामिन सी यूज़ कर सकते हो, विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हो। विटामिन सी सीरम अगर आप मॉर्निंग में यूज़ करोगे वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो सन प्रोटेक्शन को थोड़ा सा और बेटर कर देता है सनस्क्रीन के साथ, ठीक है। जो सनस्क्रीन तो आप लगा ही रहे हो, आपने विटामिन सी सीरम भी लगा ली पहले मॉइस्चराइज़र से पहले, तो वो ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा, और क्योंकि उसका एंटीऑक्सीडेंट नेचर है, थोड़ा सा वो सन का जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा बेटर कर देता है। अच्छा, हमने बेसिक रूटीन में एक लग्जरी ऐड कर दी कि आप वाइट ऐसे सीरम आप ये कर सकते हो, आप नाइसिनामाइड सीरम लगा सकते हो जो ऑयलीनेस को कम करता है। अच्छा। अब जैसे मैंने बोला, रात को आप रेटिनॉल लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें मॉइस्चराइज़र से पहले लगेंगे? हाँ, ये सीरम तो मॉइस्चराइज़र से पहले ही लगेगा। जब हम अगेन, जैसे हम अभी स्किन केयर की बात कर रहे थे, तो आपने बोला कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आपने बहुत सारे इंग्रेडिएंट बताए, मॉइस्चराइज़र में ये होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, बट आई गेस उससे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम पैराबेन फ्री सुनते हैं, सल्फेट फ्री, सिलिकन, आप कुछ बोल रहे थे कि सिलिकन भी होता है इन क्रीम्स में, वो भी नहीं होना चाहिए आई गेस। क्या क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सिलिकॉन होना चाहिए। हाँ, जो क्रीम्स में यूज़ होता है। अच्छा, ठीक है। जैसे आपका डायमेथिकोन हो गया, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर होता है, ठीक है। ये एक्चुअली इसकी एबिलिटी होती है टू इनहिबिट द ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, जो आपकी स्किन का जो वाटर लॉस है ना, उसको ये रोकता है होने से, ठीक है। ये एक लेयर की तरह बैठता है और आपकी स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, उड़ने नहीं देता इसको।
नंबर 1 थिंग। नंबर 2, ये बहुत सारे आपके शैम्पूज़ और जो कंडीशनर्स होते हैं ना, कंडीशनर्स इन सब में यूज़ होता है, जिससे आपको स्मूथ सिल्की फिनिश आती है ना बालों में, वो इस वजह से होता है। साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स में इसको यूज़ करने का एक और रीज़न भी है कि ये बहुत एलिगेंस देता है, एक सिल्की फिनिश देता है, आपका स्किन टच बहुत अच्छा होता है इससे। ठीक है, तो ये US FDA यूरोपियन साइंटिफिक कमेटी द्वारा अप्रूव्ड है। कुछ नहीं होता, नॉन कमेडोजेनिक होता है। कमेडोजेनिक स्केल पे इसका जो रेट है 0 से 1 है, बहुत मिनिमम टू नो चांसेस ऑफ क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ एक्ने वगैरह आपके स्किन पे। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। अब इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि क्यों लोग बोलते हैं ना सिलिकॉन फ्री। जिनका स्किन बर्न होती है, पेशेंट्स होते हैं ना, स्किन जल गई किसी भी रीज़न से, एक्सीडेंट की वजह से, उनको डॉक्टर्स सिलिकॉन पैचेस लगाते हैं उनके बर्न एरिया पे। क्यों लगाते हैं? बर्न एरिया तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो चमड़ी ही निकल गई उधर। तो सिलिकॉन पैचेस इसलिए लगाते हैं क्योंकि सिलिकॉन रिएक्ट नहीं करता है आपके उसके साथ, स्किन के साथ, उल्टा उसे प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एग्रेसर्स एनवायरनमेंट के जो हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, और आपकी हीलिंग को बेटर करता है, फास्ट करता है, और आपके मॉइस्चर को उड़ने देता है। इसलिए सिलिकॉन पैचेस लगा बॉडी भेज रही है जो मॉइस्चर। हाँ, तो सिलिकॉन पैचेस इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बर्न पेशेंट में सिलिकॉन पैचेस लगा रहे हैं, तो कॉस्मेटिक में सिलिकॉन होने से कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? बल्कि बर्न तो और सेंसिटिव हो गया। हाँ, तो ये तो मार्केटिंग एक्चुअली क्या है ना, केमिकल कंपनीज़ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी चीज़ जब बहुत चीप होती है ना, सस्ते में मिलती है, तो पैसा कैसे बनेगा? ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या करना है यार, नया इंग्रेडिएंट लाना है, लेकिन वो महंगा होना चाहिए प्रॉफिट बनाने के लिए। ये वाले इंग्रेडिएंट के ऊपर अच्छा किसी एक आध को कुछ हुआ था, चल इसी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि ऐसा बहुत लोगों में हुआ है। ठीक है, एक आध को कुछ एक्ने हो गया, ये हो गया, अरे इससे तो ये हो जाता है, एक्ने हो जाता है, हमारी क्रीम में नहीं है। हाँ, तो इसमें सिलिकॉन की जगह आप दूसरा कुछ ऑल्टरनेट यूज़ करो, वो थोड़ा महंगा होगा। अब वो महंगा तो सीधा लोग लेंगे नहीं, तो सिलिकॉन बैशिंग करो, सिलिकॉन ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, और फिर आंवला डाल के भेज दो। फिर उसमें आप केमिकल नया वाला दो, महंगा दो, और कस्टमर लेगा। क्योंकि कस्टमर के अंदर आपने फियर मॉन्गरिंग कर दी कि सिलिकॉन अच्छा नहीं होता स्किन के लिए, मैं 2 पैसे ज़्यादा देके ये वाला दूंगा जिसमें सिलिकॉन का ऑल्टरनेटिव है। ये होता है बेसिकली। करेक्ट। ये मतलब सब केमिकल्स में ऐसा नहीं है, लेकिन सिलिकॉन के केस में ये ऐसा ही होता है। और साथ में आपका जो पैराबिन्स है, जो आपने बोले, पैराबिन्स आर एक्चुअली प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, वो 0.1 से 0.3% में, इतनी लो परसेंटेज में वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देते हैं माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से इन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है। अगर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होगा तो फॉर्मुलेशन 2-3 दिन में ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव का होना बहुत ज़रूरी होता है उसमें। US FDA द्वारा इट इज़ अप्रूव्ड कि इस कॉन्सेंट्रेशन में 0.1 से 0.3% पे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी देगा। और कोई भी पेपर अब तक ऐसा नहीं आया है जो कोई क्लियर एविडेंस बताए कि पैराबिन्स लगाने से किसी को कुछ हो गया हो। जैसे बीच में आया था ना, कैंसर हो जाता है पैराबिन लगाने से, ये हो गया, वो हो गया। कोई डायरेक्ट कोरिलेशन वाला अब तक कोई रिसर्च नहीं हुआ, कोई प्रूव नहीं हुआ अब तक, इसलिए वहाँ पे ये अभी भी अप्रूव्ड है। तो पैराबिन्स गलत नहीं है? पैराबिन्स गलत नहीं है इस कॉन्सेंट्रेशन में। इस कॉन्सेंट्रेशन में दे आर सेफ। अब तक कोई ऐसा पेपर नहीं आया है US FDA के पास या रिसर्च साइंटिफिक इसमें हमारे फ्रेटर्निटी में जिसमें डायरेक्टली पैराबिन की वजह से पॉपुलेशन को कुछ हो रहा हो। बट ये तो इतने फेवरेट वर्ड्स हैं टीवी एड्स के या फिर बाकी, तो फियर मॉन्गरिंग कैसे होगी? वो तो बोलते हैं पैराबिन फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री तो बोलना ही नहीं चाहिए प्लीज़। वो तो डलेगा ही अगर आपने पैक करके कुछ भेज दिया। पैक करके भेजा, कैसे नहीं डलेगा? वो ख़राब नहीं हो जाएगा प्रोडक्ट? ख़राब प्रोडक्ट किसको चाहिए? तो वो कुछ नहीं है, वो पैराबिन फ्री, वो सब मार्केटिंग जो है वो चीज़ें हैं कि लोगों को डराओ थोड़ा सा, ताकि महंगे प्रोडक्ट ले। थोड़ा सा महंगा इंग्रेडिएंट हम कॉस्मेटिक कंपनी को बेचें और वो महंगा इंग्रेडिएंट यूज़ करके महंगा प्रोडक्ट बनेगा और महंगा बेचेंगे कस्टमर को। तो वो सब गेम चलता है। और एक और वर्ड आता है साथ में, सल्फेट और पैराबिन, ये साथ में जुड़े जाते हैं कि सल्फेट एंड पैराबिन फ्री ही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। सल्फेट भी होता है। सल्फेट वाला में मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि सल्फेट जैसे SLS, सोडियम लॉराइल सल्फेट, ठीक है, ये वही जो होता है ना, क्लेंजिंग एजेंट होता है, क्लेंजिंग और फोमिंग एजेंट। अच्छा, तो ये हार्श होता है स्किन के लिए बहुत ज़्यादा। तो इसका वजह से आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है या इन्फ्लेम्ड स्किन है, वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो नॉर्मली
इनकी जगह पे इसलिए जो जेंटल क्लेंजर्स होते हैं उसमें जेंटल या माइल्ड सर्फेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं, SLS सल्फेट वाले नहीं किए जाते हैं, इसलिए उनमें फोम भी कम बनता है। हाँ फोम कम बनता है। लोगों को लगता है झाग कम बन रहा, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा बट प्रोडक्ट नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं होता। आपका क्लेंजिंग इफेक्ट वो भी दे रहा है, वो झाग कम दे रहा है, वो जेंटली क्लेंस कर रहा है आपके स्किन के मॉइस्चराइजर को बिना स्ट्रिप किए। और वही अच्छा है आपके लिए। हाँ वही अच्छा है आपके लिए। वो एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप रोज़ रोज़ अपनी स्किन को वो टॉर्चर दोगे तो फिर बाद में मॉइस्चराइज़र लगाने का फ़ायदा क्या है? आपका पहले स्टेप में ही आपने टॉर्चर दे दिया उसको, ठीक है, कि एकदम फोम वाला क्लेंजर झाग लगा के, तो वो सब नहीं करना है। आपको एक जेंटल क्लेंजर करना है। उसमें इसके ऑल्टरनेटिव्स SLS के नॉर्मली आपका जो है कोका मीडो प्रोपाइल बीटेन, ये सब कुछ इसके ऑल्टरनेटिव्स है जो माइल्ड जेंटल क्लेंजर्स में यूज़ होते हैं। माइल्ड क्लेंजर्स में ये माइल्ड इनका क्लेंजिंग एजेंट होते हैं ये, और ये अफेक्ट भी नहीं करते आपकी स्किन को, कोई मतलब मॉइस्चर वगैरह नहीं खींचते हैं, उसको मॉइस्चर को इंटैक्ट करके रखते हैं आपकी स्किन के। झाग से कोई रिलेशन नहीं है नहीं नहीं, कोई झाग से कोई रिलेशन नहीं है कि क्लेंजिंग ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा झाग होगा तो। हाँ। तो क्या ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स कोरिया में बन रहे हैं वो इंडिया में नहीं बन रहे, या वो हमारा सिर्फ इन्फ्लुएंस है कि यार उससे बेटर बना रहे हैं? मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ प्लीज़। अब जैसे कोरिया जो है या जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा ठंडा होता है। ओके ठीक है, उनकी स्किन थोड़ी ड्रायर साइड ज़्यादा होती है, इसलिए दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन मल्टी स्टेप्स। ठीक है, लेयरिंग करना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगाना, ये हाइड्रेटर लगाया, फिर एक कुछ और लगा लिया, फिर एक मॉइस्चराइज़र लगा लिया, फिर एक और मॉइस्चराइज़र, मतलब वो लेयरिंग करते हैं। ठीक है, फिर स्लगिंग में तो लास्ट में वो एक ऑक्लोसिव एजेंट भी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा है ना। तो अब होता क्या कि इंडिया में सीधा सीधे से कॉपी करना ठीक नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ का क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। ठीक है, हमें लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। नहीं, डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द इंडिया में हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है। करेक्ट। ठीक है, तो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन स्किन टाइप क्या होता है? ऑयली एक्ने प्रोन। हाँ ठीक है, ड्रायर तो रेयरली मिलेगा कि गर्मी में किसी का स्किन ड्राई हो रहा है, वो कम ऑयली होता है, ऐसा नहीं। मोस्टली 90% जो है हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट ऑयली एक्ने प्रोन स्किन होती है। अब उसमें आप वो जो उनके स्किन के लिए ठीक है, उनके एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, उसे आप सीधा अपने स्किन पर लगा रहे हो। उन्होंने वो इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से नहीं बनाया, उन्होंने वो अपने क्लाइमेट और अपने स्किन के हिसाब से बनाया। तो अब क्या होता है, हमने मोटिवेट होकर लगा लिया, ठीक है, और वो इतना थिक हुआ, हमारा पोर्स ब्लॉक हो गए, हमें एक्ने होना शुरू हो गया। फिर हम बोलेंगे यार ये तो कोरियन प्रोडक्ट तो अच्छे नहीं, वो अच्छे हैं बट वो आपके लिए नहीं बने, आपके एनवायरनमेंट के लिए नहीं बना है वो। कोरियन प्रोडक्ट्स या कोई भी यूरोपियन जो मॉइस्चराइजर्स क्रीम होती हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर आप कुछ ठंडे एरिया में रहते हो उसमें ठीक है, लेकिन आप इतनी ज़्यादा मल्टीपल लेयर्स कर लो और इतने थिक चीज़ें लगा लो आपके ऑयली एक्ने प्रोन स्किन पे, आप इतना ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, तो वो आपकी स्किन को मतलब नुकसान ही करेगी, उससे होगा कुछ नहीं। जो 3-4 लेयरिंग फॉरेन में करते हैं वो इंडिया में ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट और आपको ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है। आप लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाओ जो नॉन कोमेडोजेनिक हो। आप मल्टीपल मॉइस्चराइजर क्यों लगा रहे हो? ठीक है, ठीक है, आप मल्टीपल लेयरिंग क्यों कर रहे हो? तो फॉर्मूला एक्स कैसे उसमें? फॉर्मूला RX जो हमारा ब्रांड है, ये बेसिकली हमने बनाया ही स्किन बैरियर के ऊपर था पहले। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका बैक स्टोरी बता देता हूँ कि ये 2-3 साल पहले की बात है। तो एक्चुअली क्या है कि इंडिया में सब लोग, किसी को भी नॉलेज नहीं था स्किन बैरियर का उस समय। 3 साल अब तो सुन रहे हो आप, 3 साल पहले तो कोई नॉलेज नहीं था। सेंसिटिव स्किन सबने सुना है बट स्किन बैरियर किसी को नहीं पता। और स्किन बैरियर डैमेज होने से ही सेंसिटिव स्किन होती है, ये ज़्यादा ज़रूरी है फिर तो। हाँ। तो हमें ये लगा कि हर कोई सीरम यहाँ करता रहता है, बट नो वन केयर्स कि एक्चुअली में आपकी स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने से आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा था, सीरम्स पे फोकस कर रहे थे, जिससे कि आपके अगर स्किन की बैरियर डैमेज्ड है तो सीरम्स उसको और ख़राब ही करेगा, इरिटेट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये ब्रांड लाए। हमने इसमें वी आर दी ओनली ब्रांड इन इंडिया जिसका खुद का इन हाउस R&D और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि इंडियन ही मैन्युफैक्चरिंग हम ही हैं। अच्छा, आप ही हैं? मैं और मेरी वाइफ नहीं, आउटसोर्स का तो मेरा कहानी दूसरा है, उसमें मत जाओ आप, क्योंकि मैं आया वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इंडिया में बहुत ख़राब है, और उनको पता नहीं है, मतलब ऑडियंस को नहीं पता कि ऐसे ही हो रहा है काम। मैंने भी काफ़ी नोन में, मैं बस बीच में काट रहा हूँ क्योंकि उन्हें ब्रांड शुरू करना था। उन्होंने रुड़की हरिद्वार में कोई फैक्ट्री देखी, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला यार हमारे 1000 शिपमेंट कर दो। उन्होंने क्रीम बनाई, लेबलिंग करी, भेज दिया। और लोगों को नहीं पता कि काम ऐसे हो रहा है, सारे ब्रांड्स ऐसे काम करा रहे हैं। इसे बोलते हैं वाइट लेबलिंग। ठीक है, करेक्ट। तो बोर्ड भी जो कर रहा है। मैं जब आया था तो मी एंड माय वाइफ, शी इज़ अ फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट।
ओके खुद मतलब हाई लेवल की जो रिसर्च हम यूरोप में करते थे ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये बच्चों का खेल है ये सब कॉस्मेटिक साइंस वगैरह। तो ये चीज़ें हम खुद करते हैं, खुद ही बनाते हैं, मतलब R&D भी हम खुद ही करते हैं, हम दोनों ही, और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं टू मेंटेन द क्वालिटी। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो कि जब हम आए थे तो हमें भी लगा था यार फॉर्मूला तो हमें बनाना आता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तो आपको एक सेटअप चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो चलो किसी थर्ड पार्टी से कर देते हैं। बट फिर थर्ड पार्टी का जो इंडिया में हिसाब है ना, वो उन्हें ना कुछ पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वो एक उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, उसके 3-4 वेरिएशंस होंगी, उसमें ही बस लेबल डिफरेंट नया ब्रांड, लेबल डिफरेंट नया ब्रांड, ये सब होता है। करेक्ट। तो मुझे अच्छी मार्केटिंग कर ली, फेसबुक एड्स चला ली, उसका बिक गया। वो मुझे सही नहीं लगा। तो मुझे लगा बीइंग ए साइंटिस्ट, एज आई सेड दैट वी आर दी ओनली ब्रांड जिसके फाउंडर्स खुद ही फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट हैं। कोई शायद ही हो, मुझे तो नहीं पता, हो सकता है कोई हो। तो हमें लगा यार हम अपने प्रोफेशन से चीट नहीं कर सकते, तो हम खुद ही बनाएंगे। थोड़ा बहुत भी हमारा जो जॉब का बचा हुआ पैसा वैसा तो से जोड़ के हमने छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, और फ्रॉम दैट डे वन हम लोग इन हाउस ही सब कुछ कर रहे हैं टू मेंटेन द क्वालिटी। वो इसी वजह से, ताकि हमारा एक तो हमारे प्रोप्राइटरी हमारे खुद की फॉर्मुलेशंस होती हैं जी, है ना, सीक्रेसी भी मेंटेन रहती है। समझ रहे हो मेरी बात? करेक्ट, आप ही तक रहेंगे, आप ही हमारी तक ही रहेगी, ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए हमारा आपसे इंडिया का सबसे पहला सेरामाइड मॉइस्चराइज़र हम लाए थे। अच्छा। 2021 में। उससे पहले कोई जानता भी नहीं था सेरामाइड मॉइस्चराइज़र, हम इंडिया का, ठीक है, बाहर का होगा, इंडिया का पहले हम लाए थे। उसके बाद सारे ब्रांड्स ने शुरू कर दिया कॉपी पेस्ट। इंडिया में कॉपी पेस्ट ही होता है, एक इनोवेटिव कोई निकाल दे, सब सेम करना शुरू कर देते हैं उसका। तो वो अब आपको हर ब्रांड में एक सेरामाइड मॉइस्चराइजर दिखेगा, बट वी आर नोन फॉर सेरामाइड मॉइस्चराइजर्स। और हमारा हर प्रोडक्ट इन द लास्ट 3.5 ईयर्स हमारे मुश्किल से 10 to 12 SKUs ही है। वी आर नॉट लाइक अदर ब्रांड्स की ये फट से बना दिया, हर एक महीने बाद 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट, हाँ ऐसा कुछ नहीं है हमारा। हमारा मेन एम है कि 2 क्वेश्चन हम पूछते हैं, क्या कोई प्रोडक्ट ऐसा मार्केट में अवेलेबल है? नहीं तो ठीक है हम लाते हैं वो, क्योंकि वो प्रॉब्लम कोई ना कोई सॉल्व कर रहा है। दूसरा, अगर है तो क्या वो बेटर हम उससे बना सकते कि नहीं, बस। अगर हम सेम चीज़ उसका भी हाइलुरोनिक एसिड सीरम या नाइसिनामाइड सीरम है, हम भी वही ला रहे हैं, वो कोई लॉजिक नहीं बनता उसका। तो वो हमारा वैसा कोई सिस्टम है नहीं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनोवेशन में हमारा मेन फोकस रहता है। मार्केटर्स है नहीं, तो मार्केटिंग हमें आती भी नहीं है, ठीक है। हमारा मेन एम होता है कि प्रोडक्ट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग अपने आप उसको बार बार यूज़ करेंगे। पतंजलि वगैरह तो कैसे? अरे है मुझे पतंजलि मुझे कुछ बोल ना दे आप मुझसे ना, ये सब राज खुलवा रहे हो, ये ठीक नहीं है। बट देखो पतंजलि के प्रोडक्ट्स तो सच में अच्छे नहीं हैं। तो इंडियन लाइसेंस में ही हो तो वो हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो तो अब मैं अंदर की आपको बात बताऊंगा। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है बहुत ख़राब है। मतलब अब केमिकल कंपनीज के तो लोग हमारे पास आते हैं बिकॉज उन्हें केमिकल्स बेचने होते हैं, वो सबके पास जाते हैं क्योंकि केमिकल सोर्स करना होता है। पतंजलि के पास भी जाते हैं तो वो बताते हैं आगे कि सर वहाँ तो बुरा हाल है, वहाँ हम जाते हैं तो वो तो मतलब ना किसी ने कुछ पहना हुआ ढंग से, एक प्रॉपर क्लोथिंग सिस्टम जो होता है ना कि अब जब लैब में आप मैन्युफैक्चरिंग और मतलब कढ़ाई में बन रहा है कुछ तो कैसा हो रहा है, प्रॉपर वेसल्स में उतना नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह हो रहा है बट काफ़ी की जगह पे उन्होंने ऐसा देखा तो मुझे बताया। तो और वैसे ही पतंजलि के प्रोडक्ट से ही पता चल जाता है कि कितना ही अच्छा क्वालिटी होगा। बट वही है, इंडिया में क्या है ना, इमोशनल कर दो आदमी को देश का नमक बोल के, ये देश का वो है, ये देश का प्रोडक्ट है, स्वदेशी। इंडियन पीपल आर इमोशनल, करेक्ट। और कोई इमोशनल आदमी को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। उसे बस इमोशनल कॉर्ड स्ट्रक करनी है मार्केटिंग की, हो गया, बिक गया। तो वही है, स्वदेशी स्वदेशी बोल के खेल गए वो लोग। एक और मेजर प्रॉब्लम जो अगेन लोग फेस कर रहे हैं वो हेयर फॉल है। अगेन जेनेटिक चीज़ें बहुत हैं, आई एक्सेप्ट। अगेन लाइफस्टाइल बहुत है जो आप बोलेंगे शायद, आई एक्सेप्ट। फिर बस एक ही कॉमन सोल्यूशन आता है हर जगह, जो हमने डिस्कस किया थोड़ा सा, मिनॉक्सिडाइल। हाँ, मिनॉक्सिडाइल लगा के क्या ऐसा होता है कि स्किन वापस हेयर्स जनरेट करने लगती है? मिनॉक्सिडाइल एक्चुअली रिसर्च के हिसाब से इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है एक्चुअली। इट्स अ ड्रग, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन पे लेना चाहिए। ऑल्दो कई लोग खुद ही लगाने शुरू कर देते हैं। हाँ, खरीद लेते हैं। वो ठीक नहीं, 5% 2% दे के खरीद लेते हैं। नहीं, वो ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉल्डनेस का रीज़न क्या है, आपके हेयर फॉल का रीज़न क्या है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं हेयर फॉल के। डैंड्रफ भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आप डैंड्रफ को लॉन्ग टर्म तक ठीक नहीं कर रहे हो तो उससे भी हेयर फॉल होता है। तो इससे अच्छा आप डैंड्रफ कंट्रोल करो, हेयर फॉल रुक जाएगा। ज़्यादा ईजी। बेकार में मिनॉक्सिडाइल लगा लो। वो डॉक्टर जो ट्राइकोलॉजिस्ट है, जिनकी एक्सपर्टीज़ है
ठीक है, स्किन और हेयर में, वो पहले आपके स्काल्प को टेस्ट करते हैं, आपके हेयर्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो एक नतीजे पहुंचते हैं कि इसका रीज़न क्या है बॉल्डनेस का, कि जेनेटिक है या कि लाइफस्टाइल की वजह से है या डैंड्रफ की वजह से, किस वजह से है ये, करेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट सेट करते हैं। तो ये नहीं कि जिसको भी हो रहा है वो आँख बंद करके मिनॉक्सिडिल लगा ले, ठीक है। अब मिनॉक्सिडिल क्या है, वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, वो ज़्यादा मतलब उसकी जो हेयर साइकिल है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये तो साइंटिफिकली वर्क करता है। बट मिनॉक्सिडिल का ये है कि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो, और स्टार्टिंग में जब आप मिनॉक्सिडिल शुरू करते हो तो थोड़ी सी हेयर फॉल ज़्यादा दिखती है लोगों को। हाँ, स्टार्टिंग में शेड हाँ, थोड़ी सी, क्योंकि वो साइकिल को फास्ट कर देता है बेसिकली। अच्छा, ठीक है, तो वो होता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेयर फॉल आपको ज़्यादा लगेगा, बट स्लोली वो बैलेंस आउट होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा और आपके हेयर की ग्रोथ आपको दिखना शुरू हो जाएगी। अगर आप रेजिम जो कि आपके सुपरवाइज जो आप जिसके अंडर सुपरविजन में आप कर रहे हो उसने दिया आपको ठीक रेजिम एक्सपर्ट ने, तो उस हिसाब से आपका दिखेगा। लेकिन मिनॉक्सिडिल जब आप एकदम से अब्रप्टली रोक देते हो ना, तो फिर से वो चीज़ शुरू होना शुरू हो जाती है और ज़्यादा फास्ट हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो भी कैसे उसे कम करके डोज को कम करके आपको कंट्रोल करना है हेयर फॉल को, वो भी एक्सपर्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ बाल से रिलेटेड जो चीज़ है ना, आप खुद मत करो, बिकॉज यू डू नॉट नो आपको किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। डैंड्रफ की वजह से हो रहा है, हार्मोनल हो रहा है, जेनेटिक हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एक बेसिक टेस्ट हो जाता है। वो भी वो आपका ट्राइकोलॉजिस्ट ही करेंगे वो। अच्छा। जो स्किन और हेयर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहले टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बाद वो पता करेंगे आपको किस पैटर्न का बॉल्डनेस है, किस टाइप का बॉल्डनेस है, और उसके हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट लिखेंगे। बहुत सारे मल्टीविटामिन्स, अगर शरीर में किसी वाइटामिन्स की मिनरल्स की कमी है उसकी वजह से भी होता है, तो बहुत सारे मल्टीविटामिन्स भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स। अपने से कभी भी आपको मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाहिए। राहुल, आपने बोला डैंड्रफ से भी हेयर फॉल होगा, राइट? तो बट डैंड्रफ का रूट कॉज क्या है फिर? मतलब क्या वही बेकार एनवायरनमेंट या पॉल्यूटेड है, ये सब ही है, या कुछ इंटरनल? हाँ, तो एक्चुअली डैंड्रफ जो है वो होता क्यों है, क्योंकि आपकी जो स्कैल्प है, ठीक है, जो सिर है उसका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट जब करती है, ओके, ठीक है। तो आपकी स्किन पे नेचुरली एक फंगस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे मलासीजिया बोलते हैं उसे, ठीक है। एक फंगस प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है, नॉर्मल पूरी स्किन में होता है। हाँ हाँ, तो ये प्रेजेंट होता है नॉर्मली। तो ये क्या करता है, ये उस पर फीड करता है, उस सीबम पे उसको खाता है, ठीक है। और उसको खाने के बाद वो जो बायो प्रोडक्ट्स निकालता है, जो फैटी एसिड्स होते हैं, ओलिक एसिड्स वगैरह, वो इरिटेट करते हैं स्कैल्प को। स्कैल्प को इरिटेट करने की वजह से आपकी जो स्किन शेडिंग है वो ज़्यादा होने लग जाती है, और वो शेड जो होती है स्किन, वो जब सीबम के साथ मिक्स होती है तो आपको फ्लेकी जो वाइट फ्लेक्स वगैरह ना वो दिखते हैं, ये वो होती है। वो होता पूरी स्किन में है, बट यहाँ से नहीं, वो बालों में तो डैंड्रफ होता है। अच्छा। लेकिन स्किन में जो क्या होता है, जैसे स्किन में आपको फंगल एक्ने होता है, जिसको एक्चुअली में साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है मलासीजिया फॉलिकुलाइटिस। अच्छा, ठीक है, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो दिखने में एक्ने जैसा लगता है, इसलिए इसे फंगल एक्ने बोलते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा है, ये क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस की वजह से नहीं हो रहा है, ये फंगस की वजह से हो रहा है जो स्किन में आपके होता है। यहाँ पे डैंड्रफ एक अलग चीज़ है, वो भी वही कराता है, और फंगल एक्ने भी वही फंगस कराता है। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि आपका स्किन में जब बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह हो जाता है, या फिर आप कि किसी की स्किन जो है, किसी की स्किन वो फंगल एक्ने प्रोन होती है कि उसे हो सकता है, तो वो लोग जब कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो उसमें ऑयल्स होते हैं, हाँ, तो वो भी एग्रीवेट कर सकते हैं फंगस को, फंगस को, तो वो उसको फिर एज अ फूड यूज़ करके फंगल एक्ने आपको हो सकता है, और ज़्यादा ग्रो होएगा फिर। एग्जैक्टली, तो उसमें भी वो सेम चीज़ करता है, ऑयल्स को तोड़ता है, फैटी एसिड्स में जो आपको इरिटेशन देते हैं, और फिर वो आपका सेम आपको ना यहाँ पे फोरहेड में दिखेंगे डॉट 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 डॉट, छोटे छोटे स्किन कलर के होते हैं, सेम साइज़ के होंगे, और मोस्टली फोरहेड्स पे दिखते हैं। अच्छा, तो वो फंगल एक्ने होता है, लोगों को पता नहीं चलता वो क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है, आप अगर मॉइस्चराइज़र भी अगर कोई लगा रहे हो ना, उससे भी हो सकता है, और किसी की स्किन को है तो, क्योंकि उसमें ऑयल्स है। तो आपको इस केस में ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जिसमें ऑयल्स ना हो, जो फंगल एक्ने सेफ हो। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र भी है? ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र बोलेंगे, बट एक मॉइस्चराइज़र हमारा है विच इज़ फंगल एक्ने सेफ, ठीक है, जिसे हम लोग हाइड्राविल मॉइस्चराइज़र भी बोलते हैं। वो मॉइस्चराइज़र की खास बात ये है कि वो ऑयल्स तो उसमें नहीं है, तो इसलिए कोई फूड नहीं मिला फंगस को ग्रो होने के लिए। साथ ही साथ वो बैरियर को भी प्रोटेक्ट करता है, रिपेयर करने में मदद करता है। मतलब वो एक ऐसा प्रोप्राइटरी ब्लेंड हमने बनाया है जो बैरियर प्रोटेक्शन भी दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो फंगस को ग्रो भी होने नहीं दे रहा है। और ऐसा प्रोडक्ट अभी इंडियन मार्केट में कोई नहीं है। आपको या तो हाइड्रेटर्स मिलेंगे, हाँ, क्योंकि वो ऑयल फ्री होते हैं, लेकिन वो सिर्फ हाइड्रेशन करेंगे, वो आपकी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा बेटर नहीं करेंगे,
ठीक है, या तो फिर आपको मॉइस्चराइजर्स मिलेंगे जो ऑयल से भरे हैं जो फंगल एक्ने करा देंगे। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है मॉइस्चराइजर हाइड्रोविल जो आपको फंगस एक्ने भी नहीं कराएगा, लेकिन साथ ही साथ आपके बैरियर को ये नरिश भी करेगा, दोनों काम कर देगा। तो ये एनी फॉर्म वाला रिक्स ने बनाया। हाँ, सीक्रेट है। तो आपकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम वैसे ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, इफ़ आई मे आस्क? हमारी खुद की वेबसाइट है, या आप चाहे तो अमेज़ॉन से ले सकते हैं। अमेज़ॉन लिस्टेड है? हाँ हाँ, अमेज़ॉन है, तीरा है, नायका में भी हम रिसेंटली आए हैं। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली लास्ट ईयर तक तो मोस्टली हम अपनी वेबसाइट में ही थे, अभी धीरे धीरे करके इन द पास्ट फ्यू मंथ्स हम बाकी जगह पे अमेज़ॉन वगैरह सब जगह है। ओके, बट हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हमारी खुद की वेबसाइट में मिलते हैं। यू विल प्रेफर कि हम वहीं से बाय करें? नहीं, उस वजह से नहीं, क्योंकि हम एक्चुअली जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं उन्हें शिफ्ट करने में टाइम लगता है ना, तो अभी लिस्ट कराना, हाँ लिस्ट कराना, वो कराना, तो जितने भी न्यू लॉन्चेस है वो तो हमारे उसमें ही है। बाकी जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं मॉइस्चराइजर वगैरह वो ऑलमोस्ट हर जगह है। क्या क्या है वैसे प्रोडक्ट्स में, क्या क्या है? हमारा ब्रांड इज़ नोन फॉर मॉइस्चराइजर्स, करेक्ट। बैरियर रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर्स के लिए हमारा ब्रांड जाना जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारे 3 टाइप के मॉइस्चराइजर्स हैं। एक है सेरामाइड ही है, एक है आपका ऑयली स्किन के लिए, एक आपका जो कॉम्बिनेशन या ड्राई स्किन के लिए, और एक फंगल एक्ने प्रोन स्किन के लिए, जिनको एक्ने या फंगल एक्ने होता है। तो तीनों टाइप की कैटेगरी को आपने कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 सनस्क्रीन्स हैं, ठीक है। एक है 2-in-1 टाइप की सनस्क्रीन जो आपका मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स भी देगी और सनस्क्रीन बेनिफिट भी देगी आपकी तरह लोगों के लिए। अगर सिर्फ सनस्क्रीन लगाना है तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, मेरे को सुबह टाइम नहीं है मेरे पास, तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो वो हमारा एक है। और एक हमारा दूसरा सनस्क्रीन है जो फंगल एक्ने सेफ सनस्क्रीन है। अच्छा, अगेन उस फंगल वाली ऑडियंस। हाँ, क्योंकि वो सनस्क्रीन में भी ऑयल्स होते हैं, तो वो लोग वो भी नहीं लगा पाते, बट सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो फंगल एक्ने सेफ सनस्क्रीन एक दूसरी हमारी है। और जितने हमारे सीरम्स है, 4-5 ही सीरम्स हैं हमारे, वो सारे सीरम्स हमने ध्यान में रख के बनाए सेंसिटिव स्किन के लिए। हमारा मेन एम ही यही है, एक तो बैरियर को सही करना है स्किन के, और सेंसिटिव स्किन के लिए या फिर फर्स्ट टाइम जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सीरम्स काम करे, हार्श ना हो, यही हमारा मेन फोकस है। हम कोई भी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स और हार्श एक्टिव्स वाले सीरम्स नहीं लाते हैं, तो उसके लिए हमारा ब्रांड जाना जाता है, फॉर सेंसिटिव स्किन केयर एंड बैरियर केयर के लिए। आज मुझे 25 साल बाद रियलाइज़ हो रहा है एक साइंटिस्ट के साथ बैठ के कि हर चीज़ का माइन्यूट कितना चीज़ें हो सकती है, कितनी छोटे रीज़न हो सकते हैं, और हर प्रॉब्लम जो हम प्रॉब्लम समझते हैं उनके क्या रीज़न होंगे, कैसे वो सही तरह से सही होंगे। शायद फाइनली आज कुछ मतलब वैसा पॉडकास्ट हुआ है जो एनरिच करेगा। ऐसे ज़रूरी नहीं आज हम हाइप अप नहीं कर रहे कि आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, नहीं। बट आपने बता दिया भाई ये ऐसे होगा या नहीं होगा, तो वो ज़रूरी था, शायद इनके लिए भी ज़रूरी था। आपको कैसा लगा बताइए मैं आके? मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है ना, पता नहीं मुझे इसके लिए लोग क्या बोलेंगे, मुझे पता नहीं, बट द थिंग इज़ कि इंडिया में ना हम जैसे साइंटिस्ट, मी क्या जो भी मतलब नॉट इंक्लूडिंग मी, जो भी साइंटिस्ट हैं, हम लोग को आगे आना चाहिए रियल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। ठीक है, डर्म्स वगैरह आते हैं आगे, ऐसा बात नहीं है, बट साइंटिस्ट को भी आना चाहिए, बिकॉज हमारी एक्सपर्टीज़ होती है फॉर्मुलेशन बनाने में, फॉर्मुलेशन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, हर चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज़ होती है। ठीक है, डायग्नोसिस में एक्सपर्टीज होती है डॉक्टर की, करेक्ट, ठीक है। फॉर्मुलेशन में तो आप ट्रीटमेंट में एक्सपर्टीज होती है डॉक्टर की, लेकिन जो फॉर्मुलेशन साइंस है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके पीछे की रिसर्च जो है, उसमें हमारी एक्सपर्टीज होती है। और लोगों ने नहीं सुना किसी साइंटिस्ट को बोलते हुए, आगे आते हुए, समझाते हुए। होता क्या कि अब सोशल मीडिया पे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोग, वो अपने ऊपर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनके लिए काम किए हैं, वो सबको वही बोल रहे हैं। उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, या फिर आधी अधूरी साइंस की गूगल यूनिवर्सिटी, जो मैं बोल रहा हूँ, गूगल में टाइप किया वो आ गया कुछ कोई। अब मैं रिसर्च आर्टिकल्स हम बिना रिसर्च आर्टिकल्स के हमारा काम ही नहीं होता। हम कोई गूगल में टाइप करके नहीं देखते चीज़ें, हम लोग रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये नहीं कि जिसने भी कोई एक बना दिया, ब्लॉग बना दिया और उधर से हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, वो हमारा हिसाब नहीं है। तो गूगल यूनिवर्सिटी के पास आउट हम नहीं है, ठीक है। तो हम जैसे लोगों को, मुझे लगता है, और ज़्यादा आगे आना चाहिए, ताकि कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड हो और राइट डिसीजंस ले सके। अब होता क्या, कंज्यूमर इन्फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रांड्स भी मार्केटिंग प्ले करते हैं। जैसे हमारी बात हो रही थी प्रिजर्वेटिव फ्री, या आपका पैराबिन फ्री, या फिर आपका सिलिकॉन फ्री, है ना, कि सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए। देखो, ये सब चीज़ें जब आप किसी कंज्यूमर को बताते हो, तो उसके पास टाइम नहीं है जाके अलग से पढ़ाई करने का। वो आपकी बात को सच मानने लग जाएगा, और वो आपकी मार्केटिंग उसमें फंस जाएगा, और वो ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदना शुरू कर देगा।
ठीक है, सेफ्टी के नाम जो उसके लिए ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ, तो वो चीज़ है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पीपल लाइक अस शुड कम इन फॉरवर्ड कि भाई हम बताएं लोगों की सही चीज़ क्या है। अब सारे लोग जो हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को सब जानते हैं, मेरे को ना ये बड़ा प्रॉब्लम है क्या कि सब जो उनकी लाइफ में चल रहा है, इसरो के साइंटिस्ट का किसी को नहीं पता होगा। नहीं पता होगा ना, दैट्स द थिंग। इसरो है कहाँ लोकेटेड वही नहीं पता होगा, साइंटिस्ट तो बात की बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जब मैं व्हेन आई वाज इन यूरोप, आई वाज इन जर्मनी वर्किंग देयर, मैंने 7-8 साल में कोई पता नहीं मुझे कौन जर्मन एक्टर है वहाँ। अच्छा, पता ही नहीं है मुझे, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा रिसर्च फोकस्ड वो लोग होते हैं, वो मतलब दे रियली लव एजुकेटेड पीपल। वहाँ अगर सुन लेना वो किसी के नाम का कि डॉक्टर है, हाँ, एकदम अटेंशन हो जाते हैं, रिस्पेक्ट, अरे डॉक्टर है यार, डॉक्टर है। यहाँ पे कहाँ, यहाँ तो सी दी कंट्री बिकम्स व्हाट इट फॉलोज, सिंपल सी बात है। दे फॉलो एजुकेटेड पीपल, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, वो डेवलप है। जापान को आप देख लो, कहीं को देख लो। वी फॉलो पीपल जिनका एजुकेशन से या तो दूर दूर तक नाता नहीं है, ठीक है, या फिर वो इन्फ्लुएंसिंग करने वाले जो भी आपके ये जो एक्टर्स हैं, बॉलीवुड सेलेब्स हैं, भाई आप उनकी मूवीज़ देखो। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है। आप उनकी मूवीज़ देखो, उसको एंजॉय करो, दैट्स इट। उनको आइडलाइज मत करो, दे आर नॉट देयर टू बी योर आइडल्स। आपको आइडलाइज करना है ऐसे लोगों को करो जो सच में कुछ सही इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें, देन द कंट्री विल चेंज। अगर आपके आइडल्स ही गलत है तो कंट्री कहाँ से, यूथ कहाँ जाएगा? लीडर्स ही गलत है, आइडल्स। एग्जैक्टली। हम चाह रहे हैं हम बॉलीवुड टॉलीवुड ये बढ़ते रहे। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है, रिसर्च फोकस्ड इंडिया नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वाई फॉरेन ब्रांड्स एंड कोरियन ब्रांड्स आर रूलिंग द वर्ल्ड, बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन रिसर्च। इंडिया में रिसर्च का कोई किसी को लेना देना नहीं है। दे जस्ट वांट कि बाहर का कुछ है उसको या तो बाहर की चीज़ को रेप्लिकेट करो या फिर नुस्खे उसके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ और बेचो। वही होता है और वही होता रहेगा जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे। तो साइंटिस्ट को आगे आना चाहिए, कोशिश तो कर रहे हैं। आपने पहल तो करी है। अब मैं अपने ब्रांड में देखो, हमारा ब्रांड बहुत ही ऑर्गेनिक ब्रांड है, बूटस्ट्रैप्ड है। हमने कोई मतलब वो इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं लिए, मतलब पब्लिक का प्यार है, कस्टमर्स का प्यार है कि वो हमें प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं और हम प्रॉफिटेबल हमें बना के रखा है। ओके, तो वो एक है। और मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ प्रोडक्ट आपका पहला चीज़ होनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा ना तो कंज्यूमर्स विल लव योर ब्रांड। वही हमारे साथ हुआ है। तो हम अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई कि हमें इन्वेस्टमेंट लेने की ज़रूरत पड़े, और हम लोग कोई रश भी नहीं है। अच्छा, अब क्या है ना कि जब आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाते हो, ठीक है, तो उससे होता क्या, पब्लिक का ट्रस्ट आपके ऊपर से चला जाता है, ठीक है। चला जाने के बाद क्या होता है कि उसका कोई अच्छा ब्रांड भी आएगा ना तो पब्लिक सोचेगी यार ख़राब ही ब्रांड है ना। तो वो चीज़ बहुत हमें फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि हम अच्छा ला रहे हैं लेकिन हमसे पहले इतने काम हो चुके हैं दूसरी ब्रांड्स के, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फर्स्ट टाइम फॉर अ कंज्यूमर टू मेक देम बिलीव कि अच्छा ब्रांड है। लेकिन एक बार वो यूज़ कर लेता है ना, देन दे अंडरस्टैंड। तो वो है कि इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि लॉरियल वगैरह दे डू लॉट ऑफ R&D। द डे वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन R&D रैदर देन मार्केटिंग, उस दिन जो सिनेरियो है वो सब चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इट्स गुड फॉर लॉरियल एंड ऑल, मतलब R&D में एक्सपेंस करना तो अच्छा ही है ना। हाँ, तो हम लोग नहीं करते, हमारे इंडिया में कहाँ होता है, हम कर रहे हैं और कितने कर रहे हैं, सब लोग तो थर्ड पार्टी कॉपी पेस्ट वो चल रहा है। मतलब मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट आगे आए इसमें। भाई हम लोग को एक्सपर्टीज़ है, हम क्यों नहीं अपना ब्रांड क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? जिसकी एक्सपर्टीज़ है उसमें करो ना, शायद बहुतों के लिए एम्पावरिंग होगा। देखते। विशिंग यू लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू वेरी मच। होपिंग यू लाइक्ड इट। श्योर मज़ा। एक हेल्प हो चाहिए होगी आपसे। काफ़ी लोग, अब क्योंकि आपने इतना बोला कि साइंटिस्ट को आगे आना चाहिए, मैं आया हूँ, तो अगेन लोग बहुत डाउट्स के साथ आएंगे और आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे इन अ वे। हो सकता है अपने कमेंट्स में कुछ डाउट्स ड्रॉप करें, तो लास्ट क्योंकि आप कमेंट्स में कुछ रिप्लाई या थोड़ा एक्टिव रहना हमारी वीडियो के नीचे। हाँ बिल्कुल, अगर लोगों को कुछ डाउट्स होते हैं तो। हाँ, उसके पार्ट आपकी वेबसाइट तो है ही। ठीक है, बिल्कुल बोलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर कमिंग। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट से जुड़े किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा। मैं खुद राहुल से कह के रिप्लाई कराऊंगा, पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।